डायग्नोस्टिक टेस्ट हम पढ़ रहे थे, है ना? याद हो गया क्रेनियल नर्व के नाम? क्या अभी भी डाउट है किसी को? फंक्शन और नाम और टाइप सबको याद है? हम्म, याद है सारे? बोलो। हाँ, ट्रोक्लियर पहले आएगा ना भाई। हम्म, 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 हम्म। वाह, पास में। बैठो। गुड। गस्टेटरी सेंस कौन कराता है? गस्टेटरी सेंस। हम्म, हाँ, नर्व ही कराएगी, मैं तो नहीं करूंगा। फेशियल करवाती है। फेशियल मोटर है या सेंसरी? मिक्स है, वेरी गुड। हम्म, सेकंड थर्ड पार्ट ऑफ टंग, ये क्या है? हैं? सेंसरी मैसेज लेके जाती है कहाँ से? सेकंड थर्ड नहीं, एंटीरियर टू थर्ड ऐसे बोलते हैं। सेकंड थर्ड क्या होता है? टंग के कोई पार्ट थोड़ी होते हैं। पार्ट तो हमने किए हैं पढ़ने के लिए, है ना? जीभ का आगे का दो तिहाई हिस्सा, फिर इतनी अगर जीभ है तो आगे वाला दो तिहाई हिस्सा ऐसे, है ना? उससे वो मैसेज ले जाएगी। कहाँ ले जाती है? पैराइटल लोब में। एरिया कौन सा है? गस्टेटरी एरिया, है ना? प्री फ्रंटल एरिया कहाँ होता है? हम्म, फ्रंटल लोब में? क्या टेम्पोरल में? टेम्पोरल में कौन कौन से एरिया होते हैं? ऑर्निकेज, ऑडिटरी और ऑल्फैक्टरी। बैठो। हाँ, इधर। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है? कार्पल टनल सिंड्रोम, मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है ना? और आपका रेडियल पाल्सी का दूसरा नाम? रेडियल पाल्सी का दूसरा नाम? रिस्ट ड्रॉप। गुड, बैठो। हम्म, स्पाइनल नर्व कितना होता है? पेयर्स होते हैं, क्या नाम है? स्पाइनल नर्व 31 जोड़ी होती है ना, तो 31 नाम होंगे। कौन कितनी कितनी होती है? 7। 12 आर और 7 19। 5 24। 23। या 24 24, हाँ। 5 29। 30। 108 होती है। अच्छा, तो 7 कहाँ से आई? तो बोन हमने पूछी नहीं, आप क्यों बोल रहे हो? ये कंफ्यूजन क्यों रख रहे हैं अपन? बताने के बाद तो नहीं रहना चाहिए ना। 8 मतलब 8 ही होती है कि नहीं? अच्छा, प्लेक्सस कितने होते हैं? कौन कौन से? सेंट्रल, सैक्रल, हम्म, ब्रेकियल, कोकिक्सियल, हम्म, सर्वाइकल प्लेक्सस। ब्रेकियल में कौन कौन सी नर्व आती है? C5 से T1। हम्म, और थोरेसिक में प्लेक्सस नहीं होता है। गुड। सैक्रल में? S1 से S4। हम्म,
कोडा इक्विना क्या होता है? ब्रांच को कहते हैं। पास में। आप बताओ कोडा इक्विना क्या होता है? हम्म? हॉर्स टेल की तरह दिखाई देती है? कौन? हम्म? नहीं, आपने कोडा इक्विना क्या बताया कि भाई स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट पार्ट है फाइलम टर्मिनलिस। L2 से लेके C1 तक 10 जोड़ी जो स्पाइनल नर्व है उनका अरेंजमेंट, क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है अरेंजमेंट, वो ऐसे अरेंज होती है कि उनका अरेंजमेंट ऐसा दिखता है कि कोई घोड़े की पूंछ हो। तो वो जो उनका अरेंजमेंट है, वो लुक है, वो कोडा इक्विना कहलाता है। कोडा इक्विना इज ए स्ट्रक्चर that is the arrangement of L2 to C1 spinal nerve around the phylum terminalis and that look like a horse tail like fashion or tail like pattern। उस फैशन में, वो फैशन होती है ना, फैशन बैठो, कपड़ों का फैशन होता है ना, भाई कपड़ा आ गया बड़ा बॉटम का, छोटा बॉटम का, चाइनीज कॉलर का, ऐसे अलग अलग फैशन के कपड़े आते हैं ना। वैसे यहाँ पे एक फैशन है, फैशन मतलब एक पैटर्न है, उस पैटर्न में अरेंज है नर्व और उसका लुक कैसा लगता है, हॉर्स टेल लाइक फैशन। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? कोडा इक्विना। कोडा इक्विना में नर्व कौन कौन सी होती है? तो L2 से लेके C1 तक, ऐसा हमने पढ़ा। कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट कल के लेक्चर में हमने पढ़े जिसमें हमने GCS पढ़ा। GCS कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? GCS ग्लास्को कोमा स्केल। आई क्या? आई को फोड़ते हैं तो आई को क्या करते हैं? रेस्पॉन्स। आई का रेस्पॉन्स चेक करते हो, पहला है आई रेस्पॉन्स, एक कंपोनेंट है, और है वर्बल मोटार। कैसे? क्या नंबर देते हैं, ऐसे बोलो ना, 1 से 4 तक नंबरिंग करते हैं, तो 4 कब देंगे नंबर? बी आई ओपन नहीं करता तो 4 नंबर है, तो 4 नंबर है। हैं? नॉर्मल है तो 4 देते हैं, पक्का? हाँ। और 3 नंबर? 3 नंबर देते हो। 2 नंबर? डी सेरिब्रेट पोस्चर क्या होता है? डी सेरिब्रेट पोस्चर, डी सेरिब्रेट, ऐसे या ऐसे? क्यों भूल गए? फोटो क्यों दिखाया था हमने? हैं? नहीं, अगर 24 घंटे के अंदर ही भूल गए तो आपको लगता है कि 6 महीने बाद में याद रहेगा? एग्जाम कल तो है ही नहीं, आपका एग्जाम दूसरे दिन लेता हूं मैं। अगर अपन 24 घंटे में ही भूल गए, ऐसे वाला ऐसे हो गया, तो एग्जाम तक तो ऐसे हो जाएगा, नहीं होएगा कि ये तो मोरो रिफ्लेक्स हो गया सर, पहले डी सेरिब्रेट था वो तो मोरो रिफ्लेक्स में कन्वर्ट हो गया, नहीं होगा। डी सेरिब्रेट ऐसे वाला है। और डी कॉर्टिकेट, डी कॉर्टिकेट क्या होता है? नहीं याद रहा? याद किया ग्लास कोकोमा स्केल घर जाके? क्यों नहीं किया? कितने लोगों ने जाके पढ़ा कल, मतलब यहाँ से जाने के बाद में, वो पूरा याद किया बैठ गए, और बाकी लोगों ने क्या किया है? छोटे बच्चे थोड़ी है अभी, वो मैडम मुर्गा बनाती है जैसे मैं मुर्गा बनाऊँ अब तुम लोगों को, हैं? भाई ये बात तो रोज की है ही नहीं ना, एक बार मैंने बोल दी तो फाइनल हो जानी चाहिए, लोहे की लकीर। बैठो, थैंक यू। हैं? एक बार फाइनल हो जाना चाहिए ना कि भाई बोल दिया अब करना है तो करना है। अब उसमें एक बट क्या होता है?
बताओ भाई, एक बार बोल दिया कि ऐसा करना है तो वैसे करना है फिर। उसमें ये नहीं है कि सर का काम है कहना हम नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर सर काहे को कह रहे हैं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई, हम काहे को कह रहे हैं फिर, है कि नहीं? तो करना ही पड़ेगा। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं करने से पड़ जाएगी पार, गारंटी है मेरा नहीं होगा, क्योंकि पार पड़ ही नहीं सकती। आपको जो लिखाया गया है और वो आपको हूबहू याद नहीं हो तब तक पार ही नहीं पड़ेगी। तो वो तो पहले याद करना पड़ेगा, फिर प्रश्न उससे भी पार नहीं पड़ेगा। उसके इतना करने के बाद में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। फॉर्म भरते हो ना नॉट सेट का, तो उसमें एक एलिजिबिलिटी होती है, कौन भर सकता है। पानीपुरी वाला थोड़ी भर सकता फॉर्म, डिग्री नहीं है नर्सिंग की उसके पास में। पहले डिग्री होना जरूरी है ना भाई, डिग्री डिप्लोमा होगा तभी आप फॉर्म भर सकते हो ना नॉट सेट का, हर कोई थोड़ी भर सकता है। तो एलिजिबिलिटी ये है कि ये सारा याद और सो आप तो नॉट सेट में आप एग्जाम देने के काबिल हो। एक काबिलियत आप है कि नहीं सर हमने डिग्री कर रखी हम एग्जाम देने जाएंगे, सिलेक्शन के काबिल नहीं हो, वो तो सिर्फ एग्जाम में फॉर्म भरने के काबिल हुए। और एग्जाम देने वाला आदमी जो एग्जाम दे के अच्छे से एग्जाम दे सकता है, रिजल्ट वहां पे भी डिसाइड नहीं है। तो पहली काबिलियत ये प्रूव करनी पड़ती है कि भाई जितना थ्योरी पढ़ा है उसको पक्का पक्का याद करना रोज का रोज। बाद में तो नहीं कर पाएंगे ना, इतना सारा इकट्ठा हो जाएगा फिर क्या ही करेंगे, एक साथ नहीं होगा फिर आपसे। अभी शुरुआत है, हम भी धीरे चल रहे हैं, अभी आप भी आराम से याद रख सकते हो, है कि नहीं? फिर जब आपका मान लो एग्जाम का डेट आ गया 2 महीने बाद में, तो 2 महीने में आपको पढ़ाना तो पड़ेगा ना सारा, तो फिर आप क्या ही याद कर पाओगे बताओ? आज तो आपके सामने एग्जाम की डेट भी नहीं है। जब डेट नहीं है तो आप अच्छा पढ़ सकते हो ना, थोड़ा दिखाया वो पढ़ लो, 100 सवाल बैठ के ईमानदारी से सॉल्व कर लो, सिंपल सी बात है, बहुत ईजी तरीका है कि नहीं? तो उनको अच्छे से करना है और हर दिन जो पढ़ाया जा रहा है उसको इजीली याद रखना है, बिना देखे लिखने का प्रैक्टिस करो। क्रेनियल नर्व के नाम बता दिया आपको, फुल एंड फाइनल है। अब फुल एंड फाइनल एक ही बार में याद कर लो, ये कभी बदलेगी थोड़ी, ये करंट तो है नहीं जो रोज बदलती है, साइंस है, फिक्स है। 12 जोड़ी टीपू सुल्तान के भी थी, हमारे भी है, और आपके बाद में जितनी भी संतानें पैदा होगी उनके भी 12 जोड़ी होगी। 12 जोड़ी के नाम एक ही बार तो याद करने हैं, कौन से 10 बार याद करोगे? सर आज याद करूं मैं, अगला प्रधानमंत्री आएगा तब 13 जोड़ी होगी, तो होता है ऐसा? बार बार कोई याद होता है? सर रोज बदलती है क्रेनियल नर्व, तो कभी 5 होती है कभी 4 होती है, मेरे तो समझ में नहीं आता है, ऐसा होता है? नहीं, ये साइंस है। वंस यू लर्न इट्स एब्सोल्यूट, परमानेंट हो गया, वो कभी भूलने जैसा ही नहीं काम। इसलिए तो हम साइंस पसंद है हमें, इसमें बदलाव नहीं है। रोज बदलता है तब दिमाग खराब होता है, वो लर्निंग हमें पसंद नहीं है। जो बदल जाए वो क्या लर्निंग है, ये इंपॉर्टेंट है। तो फिक्स है यहाँ पे चीजें, उनको एक बार बड़ा अच्छे से याद कर लो और बैठ के बढ़िया से पढ़ लो, है ना? तो डायग्नोस्टिक टेस्ट हम पढ़ रहे थे, एक तो हमने जीसीएस स्कोरिंग पढ़ा, मिनिमम कितना नंबर होता है? 3, और मैक्सिमम होता है 15। अगर मरीज का नंबर 8 से कम है, यानी कि 7 और 7 से कम है, तो कोमा में, ऐसा स्केल था। और इसके अलावा हमने पढ़ा था एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन और ईईजी, और इसके अलावा सेरिब्रल एंजियोग्राफी। ये कुछ टेस्ट हमने कल के लेक्चर में पढ़े थे। उसी के अनुसार अगले कुछ टेस्ट और हम पढ़ते हैं और फिर हम डिसऑर्डर को स्टार्ट करते हैं। और कौन कौन से टेस्ट है जो यहाँ पे सेरिब्रल में डायग्नोस्टिक टेस्ट के रूप में काम करते हैं? एंजियोग्राफी के बाद में लिखिएगा, यहाँ पे कुछ प्रेशर हम पढ़ने वाले हैं। प्रेशर आप देखेंगे सेरिब्रम के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो यहाँ कुछ प्रेशर आते हैं। इन प्रेशर में 3 प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है सीपीपी, एक होता है आईसीपी और एक होता है एमएपी। आईसीपी क्या होता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इसको आईसीपी कहते हैं। आईसीपी जो होता है वो होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है, प्रेशर इन द क्रेनियम, प्रेशर इन द क्रेनियम, क्रेनियम के अंदर प्रेशर। अब क्रेनियम में कितना प्रेशर होता है? 5 से 15 mm ऑफ Hg। इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या है? प्रेशर है किसके अंदर? क्रेनियम में। और कितना प्रेशर होता है? 5 से 15 mm ऑफ Hg। एवरेज कितना होता है? 10 mm ऑफ Hg। एवरेज प्रेशर जो क्रेनियम में होता है उसको हम नाम देते हैं 10 mm ऑफ Hg। अगला जो इंपॉर्टेंट है, ये प्रेशर बनाता कौन है? मेडअप बाय। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बनाने में सबसे बड़ा रोल किसका है? अगर ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, मान लो ये इसका नॉर्मल वैल्यू है 10,
इस 10 प्रेशर को बनाने में कौन अपना रोल प्ले करता है? सीएसएफ। सीएसएफ तो सीएसएफ का प्रेशर बनाएगा भाई। इंट्राक्रैनियल प्रेशर सीएसएफ के द्वारा रेगुलेट थोड़ी है। नाम क्या है इसका? इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इंट्रा सब एरेक्नोइड प्रेशर थोड़ी है। सीएसएफ तो सब एरेक्नोइड स्पेस में होता है। क्या? ब्रेन? ब्रेन कैसे? नहीं, ब्रेन क्या? ब्रेन, ब्रेन में कौन मतलब है? तो क्रेनियम है तो ब्रेन ही होगा एब्सोल्युटली। ब्रेन में कौन बनाता है प्रेशर? पूरा ब्रेन मतलब होल ब्रेन। ये तो पूरा ब्रेन को इंग्लिश में कहते हैं होल ब्रेन। होल ब्रेन में कौन, यही तो पूछ रहे हम। होल ब्रेन मतलब प्रेशर तो पानी से बनता होगा ना, ब्रेन पानी थोड़ी है। प्रेशर कौन बनाता है? जहां पे भी प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर तो पानी है ना। कहीं पे भी प्रेशर होगा तो पानी होगा ना। बिना पानी के प्रेशर बना आज तक? बताओ। किसी भी जगह पे प्रेशर की बात होती है ना तो वहां पानी होता है या हवा होती है। हवा में प्रेशर होता है, पानी में प्रेशर होता है, और कहीं प्रेशर होता है? कपड़ों में होता है प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या है? एनी फोर्स दैट इज क्रिएटेड बाय एनी वाटर और एनी फ्लूइड और एनी मतलब एनी वॉल्यूम दैट इज एयर और वाटर, वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। जैसे हवा, प्रेशर से हवा डालते हैं ट्यूब फूल जाता है, प्रेशर है। प्रेशर से पानी डालते हैं गाड़ी धुल जाती है, वो प्रेशर है। तो हवा और पानी का प्रेशर होता है। तो हमारे ब्रेन में हवा पानी है? इंट्राक्रैनियल प्रेशर पानी है। देखो हर एक ऑर्गन सेल से बनता है और सेल के अंदर पानी है। सबसे ज्यादा पानी सेल के अंदर ही है ना। इंट्राक्रैनियल प्रेशर किसका प्रेशर है? ब्रेन की सेल का प्रेशर। 85 से भी ज्यादा, लगभग 80%, 80 to 85% प्रेशर जो है ब्रेन की सेल बनाती है। दूसरा रोल किसका होता है? ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई जाती है वो भी पानी है। एक तो ब्रेन की सेल के अंदर पानी है तो हर सेल प्रेशर क्रिएट करेगी। तो आईसीपी को बनाने में मैक्सिमम रोल किसका होता है? ब्रेन की पैरेन्काइमल सेल और टिश्यू का। ब्रेन के सेल टिश्यू दैट इज न्यूरॉन और न्यूरोग्लियर सेल, उनका रोल है। दूसरा किसका रोल है? ब्लड जो ब्रेन को जाता है। और तीसरा सीएसएफ का रोल है। लेकिन सीएसएफ और ब्लड का परसेंटेज वैल्यू बहुत कम है। जैसे ब्लड जो जाता है ब्रेन में उसका 5 से 10% रोल है। सीएसएफ का भी 5 से 10% है। मैक्सिमम 80% रोल किसका है? ब्रेन के सेल और टिश्यू में पाए जाने वाले फ्लूइड का। इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, है कि नहीं? तो ये जो प्रेशर है ये कौन बनाता है? मेड अप बाय ब्रेन सेल एंड टिश्यू। ब्रेन सेल एंड टिश्यू। दूसरा रोल किसका है? ब्लड सप्लाई टू ब्रेन। और तीसरा ये प्रेशर कौन बनाता है? CSF, cerebrospinal fluid, that is in brain. So intracranial pressure is a pressure in the cranium. Intracranial pressure have 5 to 15 mm of Hg pressure. एवरेज प्रेशर कितना होता है? 10 mm of Hg। और हमने बोला कि ये जो प्रेशर है ये किसके द्वारा बनता है? ब्रेन सेल और टिश्यू। इसके अलावा किसके द्वारा बनता है? ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये एक प्रेशर है, इसको बोलते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अब ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई जाती है वो ब्लड सप्लाई जाती है जो हार्ट पंप करता है। और हार्ट जो ब्लड भेजता है वो ब्लड कौन सा होता है? ब्लड का प्रेशर, बीपी कहते हैं उसको। बीपी क्या कहते हैं? बीपी। हार्ट जो ब्लड भेजता है वो ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है? 120/80। और जब मैं इस प्रेशर की बात करूं तो ब्रेन को 120 से जाएगा या 80 से जाएगा? ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई होगी वो ब्लड सप्लाई किस प्रेशर से होगी? 120 वाले प्रेशर से होगी या 80 वाले प्रेशर से? मतलब ब्रेन को जब ब्लड जाएगा तो एक प्रेशर से जाएगा, तो प्रेशर कितना होगा? 120 या 80? किसी भी ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई जो होती है ना वो मीन प्रेशर से होती है, ना तो 120 से होती है ना 80 से होती है। ये जो 120-80 है ना, ये दो प्रेशर है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। आप इसमें से किसी एक प्रेशर को नहीं भेज सकते क्योंकि ये तो ऊपर नीचे घटते बढ़ने वाले प्रेशर है। मीन मतलब एवरेज। जैसे होता है ना क्रिकेट का एक बैट्समैन है, एक मैच में 120 रन बनाए, एक मैच में 80 रन बनाए,
तो बोलेंगे उसने टोटल एवरेज कितना है उसका, तो ना तो एवरेज 120 है ना 80 है, दोनों मैचों का मिला के एवरेज निकाला जाता है। गाड़ी की स्पीड होती है, आप एक बार 100 से चल रहे हो, 80 से चल रहे हो, 60 से चल रहे हो, 70 से 100 से 80 से 60, उसका ये एवरेज निकलता है कि आपकी गाड़ी एवरेज 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चली। एवरेज एक वैल्यू ही होगी, वो ना तो 100 होगी, ना 50 होगी, ना 70 होगी, ना 20 होगी। तो जब इनका एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो उसको बोलते हैं मीन आर्टियल प्रेशर। क्या निकालते हैं? ये जो मीन आर्टियल प्रेशर होता है वो कैसे निकाला जाता है? 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन 3। ये फॉर्मूला है मीन आर्टियल प्रेशर का, ब्लड प्रेशर में से मीन प्रेशर निकालना। और इस मीन आर्टियल प्रेशर को जब हम अप्लाई करते हैं कि हम 2 को 80 से गुणा कर देते हैं और उसमें 120 जोड़ देते हैं और उसमें 3 का भाग देते हैं, तो 160 में 120 जोड़ के 3 का भाग दे देते हैं, 280 में 3 का भाग दे देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 93.33 mm ऑफ Hg आता है। ये होता है मीन आर्टियल प्रेशर। और इंट्राक्रैनियल प्रेशर कितना होता है? 10 है ना। तो एक और प्रेशर अब यहां पे होगा दूसरे नंबर का, इसको बोलते हैं सीपीपी। कौन सा प्रेशर है? सीपीपी। ब्रेन को, ब्रेन मतलब सेरिब्रम, सेरिब्रल, इसको लिख दो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर कहने का मतलब है किस प्रेशर से सेरिब्रम को परफ्यूजन हो रहा है। परफ्यूजन वर्ड का मतलब क्या होता है? ब्लड सप्लाई। परफ्यूजन वर्ड का मतलब होता है ब्लड सप्लाई। तो किस प्रेशर के साथ में सेरिब्रम को ब्लड सप्लाई हो रही है, ये कहलाएगा आपका सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। अब सेरिब्रल को किस प्रेशर के साथ में ब्लड की सप्लाई हो रही है, क्या लगता है आपको? सेरिब्रल को किस परफ्यूजन के साथ में ब्लड की सप्लाई होगी? सीपीपी अगर मुझे निकालना है तो मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा? सीपीपी इज इक्वल टू मीन आर्टियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रैनियल प्रेशर। मीन आर्टियल प्रेशर वो प्रेशर है जिस प्रेशर से ब्रेन को ब्लड जाता है, और उस प्रेशर के खिलाफ कोई प्रेशर अगर लगता है तो है इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अगेंस्ट द मीन आर्टियल प्रेशर कौन सा प्रेशर लगता है? इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अब मीन आर्टियल प्रेशर के अगेंस्ट इंट्राक्रैनियल प्रेशर कितना लगेगा? तो 93 के अगेंस्ट कितना लगता है? 10। तो सीपीपी कितना आएगा? 83.33 mm ऑफ Hg। आपको कोई पूछे कि सेरिब्रम को जो ब्लड की सप्लाई होती है, सेरिब्रम को जो परफ्यूजन होता है, वो किस प्रेशर से होता है? किस प्रेशर से जाता है सेरिब्रम को ब्लड? 83.33। इस प्रेशर के साथ में सेरिब्रम को ब्लड जाता है। सो 2 इंटू डायस्टोलिक प्लस सिस्टोलिक अपॉन 3, ये आपको ध्यान रखना है। और 93 एवरेज प्रेशर आता है, मीन आर्टियल प्रेशर। और सेरिब्रम को ब्लड सप्लाई कितने प्रेशर से होगी? 83। अच्छा, इस प्रेशर से अगर ब्लड सप्लाई होगा तब तक आपका सेरिब्रम सही रहेगा, और इसका उल्टा कुछ गड़बड़ होगा तो वो प्रॉब्लम में जाएगा। वो कैसे होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आईसीपी बढ़ा दो किसी का, आईसीपी बढ़ता है जब ब्रेन को इंजरी होती है, तो अगर 10 का 20 हो जाए तो सीपीपी कितना हो जाएगा? 83 की जगह 73। तो परफ्यूजन सेरिब्रम को कम हुआ। कम हुआ मतलब सेरिब्रम को ब्लड कम गया, ऑक्सीजन कम गई, तो सेरिब्रम बेहोश हो जाएगा। तो हम कहते हैं मरीज अनकॉन्शियस हो गया। और अनकॉन्शियस मरीज का हम जीसीएस करते हैं क्योंकि वो न्यूरोलॉजिकल का पेशेंट हो गया। दैट इज समथिंग लाइक दैट। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आईसीपी क्या है, मीन आर्टियल प्रेशर क्या है, और सीपीपी सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर क्या है। ये वो प्रेशर है जिस प्रेशर से ब्रेन को ब्लड की सप्लाई होती है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी मरीज का आईसीपी कब बढ़ता है? जब मरीज के ब्रेन को इंजरी हो जाता है, और उस केस में मरीज को सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाता है? कम। तो एक जवाब बनता है कि ऐसा कोई टाइम होता है जब सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर 0 हो जाएगा। तो हम कहेंगे हाँ। बोले कैसे? सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो कम होता है, मान लो, है ना, तो 0 कब हो सकता है? ये 0 तब हो सकता है जब मीन आर्टियल प्रेशर और इंट्राक्रैनियल प्रेशर इक्वल हो जाए। अभी ये कितना है? 93 और 10 है, और मान लो ये 50 हो जाए, ये भी 50 हो जाए, क्या आपका बीपी तो बहुत कम हो गया और आईसीपी बढ़ गया, हेड इंजरी हुई, खूब ब्लड लॉस हुआ, बीपी बहुत ज्यादा कम हो गया और इंट्राक्रैनियल प्रेशर बहुत बढ़ गया। तो मीन आर्टियल प्रेशर तो आ रहा है आपका 50 और आईसीपी आपका कितना हो गया? 50। तो ब्रेन को ब्लड की सप्लाई कितनी हो रही है? 0। और अगर वो 0 होगी तो मरीज थोड़ी देर में 0 हो जाएगा, ब्रेन डेथ हो जाता है।
तो होता है ना किसी मरीज का जब एक्सीडेंट होता है तो एक तो खूब सारा ब्लड निकल जाता है, और एक हेड इंजरी होती है तो खूब आईसीपी बढ़ता है। तो इतना आईसीपी बढ़ता है और इतनी ब्लीडिंग हो जाती है कि मरीज थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। हम कहते हैं कि मरीज तो गिरते ही खत्म हो गया, एकदम से क्या हो गया, वो एकदम से नहीं हुआ, वो ये जीरो हो गया, और जीरो हो गया तो उसका ब्रेन चौक हो गया, रुक गया, और ब्रेन डेथ हुई तो आदमी की डेथ हो गई, कंट्रोल खत्म हो गया बॉडी के ऑर्गन से। दैट इज समथिंग लाइक दैट। तो ये बहुत ही खतरनाक इंजरी मानी जाती है, हेड इंजरी या ब्रेन इंजरी, है ना। ब्रेन ट्रॉमा या हेड इंजरी जो है दैट इज वेरी डेंजरस इंजरी, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में होती है और वो मृत्यु का कारण बनती है। इसलिए एक्सीडेंट में लोग जल्दी मर जाते हैं, है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दो बातें हमने यहाँ पे पढ़ी। तो पहला हो गया आपका प्रेशर के हिसाब से आईसीपी, दूसरा आपको याद रखना मीन आर्टरी प्रेशर, और तीसरा क्या याद रखना, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर, सीपीपी कहते हैं इसको। अगला एक और टेस्ट होता है यहाँ पे जो हम करते हैं, उसको बोलते हैं लंबार पंक्चर। क्या करते हैं, लंबार पंक्चर। इसको शॉर्ट में एलपी के नाम से जानते हैं। लंबार पंक्चर को क्या बोलते हैं, एलपी। लंबार पंक्चर या इसी को क्या बोलते हैं, एलपी। लंबार पंचर को लंबर पंचर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पंक्चर करते हैं हम, पंक्चर इन द लंबार रीजन ऑफ स्पाइनल कैनाल या वर्टिबल कॉलम। स्पाइनल कैनाल लिखा है, आप स्पाइनल कोड मत लिख देना, स्पाइनल कोड में पंचर नहीं करते हैं। तो पंचर किस में करते हैं, लंबार रीजन में, लंबार एरिया में। किसके, स्पाइनल कैनाल के। इसको हम स्पाइनल टैप भी कहते हैं, आल्सो नोन एज स्पाइनल टैप। लंबक पंचर को और किस नाम से जानते हैं, स्पाइनल टैप के नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज स्पाइनल टैप। टेस्ट इज परफॉर्म्ड to collect CSF sample and an analysis for puncture in the lumbar region of spinal canal. It is also known as spinal tap. Test is performed to collect a CSF sample and analysis for any illness related to brain and its parenchyma. इसको स्पाइनल टैप के नाम से भी जानते हैं, और टेस्ट परफॉर्म किया जाता है सीएसएफ के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए, और कलेक्ट करके उसका एनालिसिस किया जाता है। दो पर्पज होता है, डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक, है ना। सीएसएफ का जो सैंपल लेते हैं ना, तो इसके दो पर्पज होते हैं। एक तो हम सीएसएफ कलेक्ट करने के पर्पज से लंबर पंचर करते हैं। लंबर पंचर करने का दूसरा क्या रीजन है, दूसरा क्यों करते हैं इसको, लंबर पंचर अगर आप कर रहे हैं ना भाई, आप निडल ले रहे हैं और आप लंबर एरिया में पंचर कर रहे हैं, तो दो पर्पज हो सकते हैं। एक पर्पज तो क्या है, आपको वहां से सीएसएफ चाहिए। हमने पंचर क्यों किया, क्योंकि हमें सीएसएफ चाहिए। दूसरा पर्पज क्या है, दवाई देना चाह रहे हैं, दवाई देना, वहां पे दवाई देने का रूट भी है ये, सब एरेक्नोइड स्पेस में दवाई दे रहे हैं, रूट है ना ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, सब एरेक्नोइड है ना, इंट्राथिकल कहते हैं उसको। तो आप वहां पे दवाई भी तो देना चाहते हैं। जैसे आपने यहाँ कैन निडल डाली, तो निडल डालने के दो पर्पज होते हैं। एक तो ये पर्पज है कि आप वहां से ब्लड निकालना चाह रहे हैं, तो आपने पंचर किया और आपने ब्लड निकाल दिया। एक और पर्पज है, आपके पास दवाई है, आपने पंचर किया और दवाई को पुश कर दिया। तो आईवी अगर आपने कोई चीज डाली, तो आईवी के भी दो पर्पज थे, वहां से एक सैंपल लेना और यहाँ पे दवाई डालना। ये भी एक जगह है, रूट ही है एक, तो वहां पे आपने पंचर किया तो दो पर्पज थे। एक पर्पज तो क्या है, टेस्ट इज परफॉर्म टू कलेक्ट सीएसएफ सैंपल, और दूसरा पर्पज क्या होता है, टेस्ट इज
परफॉर्म्ड फॉर थेराप्यूटिक पर्पज। थेराप्यूटिक पर्पज क्या है? टू गिव मेडिकेशन इन subarachnoid space। Test is performed for therapeutic purpose to give medication in subarachnoid space। subarachnoid space में क्या दे रहे हैं हम? दवाई। ये जो पर्पज है ये कौन सा पर्पज है? थेराप्यूटिक। और ये जो पर्पज था ये कैसा था? डायग्नोस्टिक। एक पर्पज तो इसमें क्या होता है? डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक। एक पर्पज क्या होता है? थेराप्यूटिक। इसका एग्जांपल है स्पाइनल एनेस्थीसिया। ये जो दवाई डालने का पर्पज है, जो मेडिकेशन लगाते हैं हम, वो क्या लगाते हैं? स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो टेस्ट के दो पर्पज है, एक डायग्नोस्टिक पर्पज है, सीएसएफ का सैंपल कलेक्ट करके बीमारी के लिए उसको क्या करते हैं? एग्जामिन। और दूसरा हम वहां पे पंचर करके सबएक्नोइड स्पेस में क्या डालते हैं? दवाई, स्पाइनल एनेस्थीसिया। ये इसका थेराप्यूटिक पर्पज है। अब दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है। जब आप लंबर पंचर करते हैं तो एक तो नीडल कौन सा काम में लेते हैं, साइड कौन सा रहता है, और पोजीशन कौन सा रहता है। और इसको करने के बाद में तो एक बात तो होती है प्री प्रोसीजर। इस प्रोसीजर को करने से पहले तैयारियां क्या रहेगी? प्री प्रोसीजर क्या चीजें आप ध्यान रखोगे? लंबर पंचर करने से पहले क्या ध्यान रखोगे? लंबर पंचर करते समय क्या ध्यान रखोगे? करने के बाद में क्या ध्यान रखोगे? 3 सवाल आपको पूछे जाएंगे। पहला सवाल, लंबर पंचर करते समय एक तो आपको यहां पे ध्यान रखना है, लंबर पंचर करते समय इससे पहले निडल कौन सी यूज करते हैं? निडल कौन सी यूज करते हैं? 26 से लेके 28 गोज का स्पाइनल निडल आती है। स्पाइनल निडल 26 से लेके 28 गोज का स्पाइनल निडल। कोई भी नंबर आप काम में ले सकते हो। इनको स्पाइनल निडल या एलपी निडल कहते हैं। इनका नाम क्या होता है? एलपी निडल। एलपी निडल मतलब लंबार पंचर निडल। आप देखोगे ये लंबी सी एक निडल होती है, पीछे ऐसा एक हुक जैसा दिया होता है ना, ऐसा लंबा सा लंबर पंचर में। नॉर्मल निडल से लेंथ इसकी ज्यादा होती है, लंबाई बहुत ज्यादा होती है। थिननेस जो होती है वो कैनुला का जो थिन, जैसे 24 गोज का कैनुला होती है, 26 गोज 28 गोज की है तो पतली होती है। जितना गोज का साइज बढ़ाते जाते हो उतना वो पतला होता जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। गोज होता है ना, गोज तो दो चीजें होती है, एक तो गोज, एक चलता है फ्रेंच। फ्रेंच वर्ड सुना होगा। एक इंटरनल डायामीटर। ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ट्यूबिंग्स में। वैसे फंडामेंटल में आप पढ़ोगे। गोज जो होता है ना, गोज, गोज क्या है? गोज जो होता है कि 21 गेज का कैनुला, 18 गेज का, 22 गेज का। ये जो गेज साइज होती है इसको हम कहते हैं कि जैसे जैसे आप ये नंबर बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे वो जो उसका इंटरनल डायामीटर है वो कम होता जाता है। उसका अंदर का जो बोर का साइज है, अंदर का इंटरनल डायमीटर कहते हैं उसको, अंदर वाला डायमीटर, वो क्या होता जाता है? कम होता जाता है जैसे जैसे आप ये नंबर बढ़ाते जाओगे। अगर आप 14 नंबर का काम में ले रहे हो तो ये बहुत बड़ा है, और इतना नंबर काम में ले रहे हो तो ये छोटा है। ऐसा हर निडल में आता है। निडल, आईवी निडल, सिरिंज के आगे निडल, इन सब का। जैसे मैं कहूँ आपको 16 गोज की निडल है तो इसका मतलब बहुत बड़ी है, और 26 गोज की है इसका मतलब छोटी है। 16 गोज का कैनुला है बहुत बड़ा है, 26 गोज का है तो बहुत छोटा है। तो ये तो गोज साइज होती है। दूसरी जो ट्यूबिंग्स होती है, पाइप, ये तो है निडल जिससे प्रिक होता है। तो प्रिक में आपको ध्यान रखना गोज में ही साइज होगी। जैसे जैसे गोज बढ़ाओगे उसका डायमीटर बढ़ता जाता है, कम होता जाता है गोज बढ़ाने पे, और जैसे छोटा करोगे डायमीटर बढ़ता जाएगा। जैसे बच्चों के जूते होते हैं ना, जूते, छोटे बच्चों के जूते आएंगे 28 नंबर के,
30 नंबर के, सुना है आपने? और हमारे जूते आते हैं 7 नंबर के, 6 नंबर के, पता क्यों होता है? तो 28 नंबर का जूता मतलब बहुत छोटा। आप पहनते हो? मैं तो 40 नंबर का जूता पहनता हूँ। क्यों? क्योंकि इतना नंबर नहीं होता। वो सेम यही पैटर्न है, जैसे आप वो बढ़ाते हो नंबर छोटा होता जाता है। सेम कहानी यहाँ पे। तो ये तो गॉज की साइज हुई। हालांकि जूतों में ये फिक्स पैटर्न नहीं है, वो उनकी एक नंबरिंग होती है, अलग अलग तरह की नंबरिंग है। हर एक कंपनी का अपना पैटर्न चलता है, वो अपन को फुटवेयर साइंस आती नहीं है पूरा, उसके लिए फुटवेयर डिजाइन और बहुत अलग ही कॉलेज होते हैं, उनके ऐसे नंबर चलता है। तो जूते वालों का आप देखो कि कितने का है, वो उसको देखेगा और बोलेगा इतना का, रेट नहीं होती उसके ऊपर, उनके कोडिंग चलती है। जैसे हम कैनला को देख के क्या देते हैं, ये 16 गोज का है, वो हम तो कलर देख के क्या देते हैं, एग्जाम में कलर पूछते हैं, लाल कलर है बताओ, तो हम कहते हैं हाँ लाल लाल पता है, मैं सफेद कलर पता है हमें, क्योंकि याद किया हुआ है। उन्होंने भी ऐसे ही याद करना है। तो ये तो होती है गोज की साइज। इसके बाद में दूसरा चलता है इंटरनल डायामीटर, जो ट्यूबिंग होती है, ट्यूबिंग जिससे हवा डालते हो, खाना डालते हो, है ना, वो जितनी भी ट्यूबिंग्स होती है, ज़्यादातर रेस्पिरेटरी ट्यूबिंग्स और ये ट्यूबिंग, रेस्पिरेटरी ट्यूबिंग में अंदर वाला जो डायमीटर है इसको इंटरनल डायमीटर कहते हैं। साइज जो होती है वो एमएम में होती है, जैसे 2.5 mm की है, 3.5 mm की है, 6 mm की है ना, 6.5 mm की है, 9 mm की है। ये मिलीमीटर में, मिलीमीटर मतलब पूरा 1 सेंटीमीटर भी नहीं है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये अंदर का डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक मेजर करो तो इतना मिलीमीटर की है, इतना उसका बीच में अंदर डायमीटर है। अब जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मिलीमीटर बढ़ेगा। तो 9 mm की है तो बड़ा है साइज, और ये है तो छोटा है, और उसमें छोटा छोटा ही है, बड़ा बड़ा ही है। ऐसे नहीं कि 2.5 mm की बड़ी होती है और 9 mm की छोटी होती है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम मेजर कर रहे हैं इंटरनल डायमीटर, जबकि हम कैनुला का इंटरनल डायमीटर मेजर नहीं करते हैं। उसकी गोज की साइज का नंबर दिया गया है, जैसे जैसे बढ़ेगा नंबर वो पतला होता जाएगा। एक इंपॉर्टेंट और चीज चलती है, वो है फ्रेंच। जैसे कैथेटर होते हैं ना, कैथेटर, उनका नंबर चलता है फ्रेंच में, कि भाई ये 20 फ्रेंच का कैथेटर है, ये 10 फ्रेंच का है। ये जो फ्रेंच साइज होती है, इसमें बाहर वाला डायमीटर मेजर करते हैं, बाहर वाला जो ट्यूब है ना, नली है, नली का आउटर डायमीटर, कौन सा? आउटर, बाहर वाला। ये फ्रेंच नंबर क्या है? फ्रेंच नंबर क्या है, एग्जाम में पूछा हुआ है, आउटर डायमीटर ऑफ एनी ट्यूबिंग, बाहर वाला डायमीटर। और ये जो बाहर वाला डायमीटर ये मेजर कैसे करेंगे? नंबरिंग के हिसाब से। इसमें भी क्या होता है कि अगर बाहर का डायमीटर 10 फ्रेंच है तो पतला है कि नहीं? और अगर बाहर वाला डायमीटर 20 फ्रेंच का है, 10 का डबल 20, तो वो मोटा होगा। अंदर वाला इंटरनल नहीं, बाहर वाला, तो वो मोटा होगा थोड़ा। तो अगर ये है तो इसका फ्रेंच डायमीटर ज्यादा है, और इसकी जगह एक छोटी वो जिससे आप कलर करते हो वो वाला पेंसिल पकड़ूं मैं और इसको कंपेयर करूं तो उसका डायमीटर कम है, इसका डायमीटर ज्यादा है, दैट इज फ्रेंच। तो उसमें भी जैसे जैसे आप फ्रेंच का नंबर बढ़ाओगे वैसे वैसे वो कैथेटर मोटा होता जाएगा। एमएम में नंबर बढ़ाओगे मोटा होता जाएगा, गोज में नंबर बढ़ाओगे छोटा होता जाएगा, पतला होता जाएगा। तो हम ज्यादातर कैसा नीडल काम में लेना पसंद करेंगे? पतला नीडल। क्यों? जितना पतला पंचर करोगे उतना कम लीक होगा। या आपने नीडल डाली है तो अंदर थोड़ी रखोगे, आपने डाली या तो दवाई लगा दी या सीएसएफ ले लिया, नीडल बाहर निकाल दी। अब आपने तो निकाल दी, पंचर हो गया वहां पे, क्योंकि आपने पंचर ही तो किया था। तो जो आपने पंचर किया और हो गया तो वहां से क्या निकलेगा? सीएसएफ लीक होगा। तो अगर आपने बड़ा पंचर किया तो ज्यादा लीक होगा, छोटा पंचर किया कम लीक होगा। हालांकि बहुत ज्यादा छोटी गोज की नीडल काम में लेते हैं तो अंदर घुसती भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड होता है वो एरिया। तो कम से कम थोड़ी बड़ी नीडल काम में लेनी पड़ती है। पर पंचर छोटा से छोटा करने के लिए नीडल का साइज हम 26, 27, 28 जितना छोटा काम में लें उतना बढ़िया। फिक्स साइज कुछ भी नहीं है, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट जो है एनेस्थेटिक्स डिसाइड करता है, एनेस्थेटिक का प्रोसीजर है, वो डिसाइड करता है कि भाई 26 देनी है, 27 देनी है या 28। आपने निडल से उस स्पाइनल एरिया को पंचर किया तो ये एक निडल काम में ले ली। निडल से जब आप पंचर करते हो तो उस समय मरीज कौन सी पोजीशन में होना चाहिए? किस में? पोजीशन में। तो पोजीशन में मरीज को लेफ्ट या राइट, लैटरल पोजीशन में रखते हैं। कौन सी पोजीशन में? लैटरल पोजीशन विद नी फ्लेक्स, नी फ्लेक्स्ड एंड बैंड ऑन एब्डोमन, knee flex and bend on abdomen, neck flex, neck flexed
and bend on chest, bend on नी फ्लेक्स होती है, बैंड कहाँ हो जाती है, बैंड कहाँ करना है, एब्डोमेन पे, नेक को फ्लेक्स कर दो और बैंड कर दो किसके ऊपर, चेस्ट के ऊपर। एक सिंपल तरीका समझो, नी फ्लेक्स कर दिया आपने और इनको घुटनों को फ्लेक्स कर दिया और नेक को फ्लेक्स कर दिया, तो आपका जो एरिया ये है, लंबार एरिया, ये बाहर निकल जाएगा, है ना भाई। अगर एक मरीज है, उसकी गर्दन आपने आगे फ्लेक्स कर दिया, है ना, और आपने उसके घुटने फ्लेक्स कर दिए, तो उसका ये बैक वाला हिस्सा जो है वो बाहर निकल जाएगा। छोटे बच्चे का फोटो देखा आपने कभी मदर के वूम में, तो उसके ये बैक वाला हिस्सा बाहर निकला हुआ रहता है, घुटने मुड़े हुए रहते हैं और ये मुड़ा हुआ रहता है हेड। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये जो बैक वाला हिस्सा जो बाहर निकलता है, ये वाला हिस्सा, तो इसको हम क्या बोले जाएंगे, फीटल पोजीशन, या ये अंग्रेजी का एक उल्टा सी बनता है, उल्टा, तो इसको सी से पोजीशन भी बोलते हैं। पर एक्चुअली में ये पोजीशन सेमी रिकमेंडेड पोजीशन होती है, और जिसमें नी फ्लेक्स होते हैं, ये पूरी भाषा लिखी हुई होती है एग्जाम में, कि नी को बेंड करते हैं एब्डोमेन पे और नेक को बेंड करते हैं चेस्ट के ऊपर। इसको एक और नाम से जान सकते हो आप, फीटल पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको, फीटल पोजीशन। छोटे बच्चों को आपने देखा हो तो फीटल पोजीशन, सी शेप पोजीशन, अंग्रेजी का जो सी वर्ड है उससे क्यों ऐसा क्यों करते हैं, पंचर करना आसान हो, है कि नहीं, भाई इजीली पंचर कर सके। अब आप लंबर पंचर यहां पे कर रहे हो और मरीज आपका ऐसे हो जाए, तो आप क्या पंचर करोगे भाई, नॉर्मली आपने मरीज को सीधा बिठाया और बोले लो पंचर कर रहे हैं तुम्हारे, वो ऐसा हो जाएगा, अब कर लो पंचर। और उल्टा ऐसा करने से क्या हुआ, वो जो स्पाइनल कॉर्ड है थोड़ी नीचे और हो गई, तो इंजरी नहीं होगी तो भी उसके इंजरी हो जाएगी। हम क्या कहते हैं कि इसको बाहर निकालो। अगर आप ऐसे झुकोगे, स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा जगह स्पेस बनेगा, ये बाहर आएगा, तो पंचर करना आसान है ना, इजी हो जाता है। तो एक प्रॉपर पोजीशन देके ही पंचर किया जाता है, खड़े खड़े पंचर नहीं करते हैं। लंबर पंचर के लिए मरीज को बिठाओ। छोटे बच्चों को अगर आपने पैदा होते ही बिठा दिया तो उसका ऐसे पूरा का पूरा ऐसे ही बैठता है वो। हम देखोगे ना छोटा बच्चा जिसको बैठना नहीं आता है ना, जो सीटिंग अभी नहीं सीखा है और उसको आप समय से पहले बिठाने की कोशिश करते हो, घर वाले कहते हैं कि धूप पड़ जाएगी, धूप, दैट इज धूप, ये बाहर निकलना। और इस पंचर में ये धूप पोजीशन देनी है कि वो बाहर निकला हुआ रहना चाहिए, ताकि आप क्या कर सको, उसको पंचर कर सको। दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग। जब आपने पंचर कर रहे हो तो ये एक इन्वेजिव तरीका है, आपने पोजीशन दे दिया, ये कर लिया, लेकिन ये एक इन्वेजिव तरीका है, तो कंसेंट लेनी पड़ती है लंबर पंचर के लिए। मरीज को जब भी कोई पंचर करोगे, जब भी कोई इन्वेजन करोगे, कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिसमें मरीज के बॉडी में छेद कर रहे हो, तो आपको क्या लेना पड़ता है, कंसेंट। तो पहले कंसेंट लेना होता है और पार्ट प्रिपरेशन, साइट प्रिपरेशन करना होता है। किसी भी प्रोसीजर की कंप्लीट ज्ञान होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो सिनेरियो बेस का क्वेश्चन बनेगा। तो क्या करना है क्या नहीं करना ये पता होगा तब आप जवाब दे पाओगे, पता ही नहीं है तो कैसे जवाब देंगे। तो इसमें क्या ली जाती है, कंसेंट ली। अच्छा, इसके लिए एनपीओ रखने का जरूरत नहीं है कि लंबर पंचर करना तो खाली पेट होना चाहिए कि मरीज, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ऑपरेशन होना है, मरीज का खाली पेट है, वो अलग कंसेंट है, लेकिन लंबर पंचर के लिए खाली पेट का कोई नीड नहीं है, लंबर पंचर के लिए एनपीओ होने की जरूरत नहीं है ना। तो ये जो है फीटल पोजीशन है, सी से पोजीशन है, और कंसेंट शुड बी टेकन, ये तो पोजीशन ये वाली देते हैं। इस करने से पहले मरीज की क्या लेनी पड़ेगी, कंसेंट शुड बी टेकन बिफोर प्रोसीजर, बिफोर प्रोसीजर। प्रोसीजर करने से पहले आपको क्या लेनी है, कंसेंट। एक और इंपॉर्टेंट बात है, साइट या पार्ट, साइट कहते हैं या पार्ट कहते हैं, पार्ट प्रिपरेशन शुड बी डन, शुड बी डन। पार्ट प्रिपरेशन करना है वहां पे। लंबर पंचर जब आप करते हैं तो क्या करना है, पार्ट प्रिपरेशन, साइट को प्रिपरेशन। तो पार्ट प्रिपरेशन या साइट प्रिपरेशन शुड बी डन। आपको साइट प्रिपरेशन करना है, पार्ट का प्रिपरेशन करना है, वहां पे कंसेंट लेनी है, क्योंकि ये कैसा प्रोसीजर है, इन्वेजिव। कौन सा प्रोसीजर, लंबर पंचर इन्वेजिव है। कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर कर रहे हो, पार्ट किससे प्रिपेयर करते हैं, बीटाडीन विद एल्कोहल, है कि नहीं है। बीटाडीन पेंट करो और एल्कोहल से क्लीन करो ताकि वो ड्राई हो जाए, नहीं तो बीटाडीन तो लगा हुआ ही रहेगा ना,
दोनों एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, तो बिटाडीन अल्कोहल, और हेयर वहां के रिमूव करने होते हैं, अगर है प्रेजेंट है तो हेयर शुड बी रिमूव्ड। ये पार्ट प्रिपरेशन का तरीका है। तो पार्ट शुड बी प्रिपेयर, प्रॉपर पोजीशन, नीडल काम में लेना और लंबर एरिया में पंचर करना। पंचर कर दिया आपने, सीएसएफ ले लिया या आपने जो भी दवाई दे दिया, या आपका प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्री ऑपरेटिव, सॉरी प्री प्रिपरेशन और ड्यूरिंग प्रोसीजर। तो ये आपने दो तैयारियां कर दी। तो एक तो आपका निडल हो गया, पोजीशन आपने दे दिया प्री प्रोसीजर, उसके बाद में कंसेंट ले लिया, साइड को प्रिपरेशन कर दिया, प्रोसीजर हो गया। प्रोसीजर होने के बाद में पोस्ट प्रोसीजर, पोस्ट प्रोसीजर क्या रहेगा? प्रोसीजर करने के बाद में क्या इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन रहेगा? अगेन पोजीशन पहला एस्पेक्ट है। लंबर पंचर आपने कर दिया, और मरीज को कौन सा पोजीशन देते हैं प्रोसीजर के बाद में? पोजीशन है सुपाइन या कुछ और है? कंप्रेस होना है किसको? नहीं, पंचर करने का पर्पज भी तो होगा ना। आपने ऑपरेशन के लिए पंचर किया है, मान लो एनेस्थीसिया लगाने के लिए किया, तो कौन सा पोजीशन होगा? नहीं, आपने ओटी टेबल पे मरीज लेटा है, आपने लंबर पंचर कर दिया, फिर क्या पोजीशन देंगे? अच्छा, ये हम पढ़ते हैं ना कि ये नी फ्लेक्स करना है। अब लेडी प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट, पूरा यूट्रस पूरा एकदम पीक पे है, टर्म एज पे, और उसको एलएससीएस करना है। एलएससीएस जनरल में थोड़ी होता है, लोग स्पाइनल में होता है। एलएससीएस करना है, कैसे लगाएंगे, किस पोजीशन में देते हैं? नेक बेंड करना। उसमें फिर ये नी फ्लेक्स तो नहीं हो सकते, तो टेबल के ऊपर बिठा दिया, उसमें पांव सीधे रहते हैं, है ना। सिटिंग पोजीशन का मतलब ये नहीं कि पालगुटी लगा के बैठना है, पांव तो टेबल पे सीधे रहेंगे। लेडी को बिठा दिया, इसको ऑर्थोपनिक पोजीशन कह दो, और उसमें नेक आगे की तरफ बेंड होगी ताकि बैक हो जाए, बैकवर्ड, है ना। चाहे आप स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाया हो, चाहे आपने ये डायग्नोस्टिक पर्पज से लिया हो, लंबर पंचर करने के बाद में फ्लैट ही करना है मरीज को। और अगर बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ रही हो तो हेड और बेड को नीचे कर दो, है ना। इस पंचर के बाद में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है हाइपोटेंशन। मतलब अगर लंबर पंचर हुआ ना, तो पोस्ट पंचर क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, तो मरीज को एकदम से बीपी फॉल हो जाता है। तो उसके समय हेड और बेड नीचे करना, टिनलबर्ग पोजीशन देते हैं। तो समटाइम सुपाइन ऑप्शन में नहीं हो तो टिनलबर्ग इज द करेक्ट आंसर, कि उसको थोड़ा नीचे रखो गर्दन को, पर ऊपर कभी भी नहीं रखना है, पिल्लो कभी भी नहीं लगाना है, उल्टा कभी भी नहीं लेटाना है, प्रॉन नहीं करना है मरीज को, लेटरल नहीं करना है, या तो सीधा लेटा दो या गर्दन को थोड़ा नीचे कर दो, और नॉर्मली टिल्ट करते भी है ताकि हेडेक और हाइपोटेंशन ना हो। दो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, हाइपोटेंशन और हेडेक। तेज सर दर्द हो सकता है अगर मरीज का हेड ऊपर रखा आपने, तो ये पोस्ट पंचर हेडेक होता है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बात है, पोस्ट पंचर पोजीशन आपको पूछे तो कौन सा पोजीशन देते हैं? सुपाइन, सुपाइन। और अगर आपको पूछे तो टिनलबर्ग। ये टिनलबर्ग ऑप्शनल है, अगर ऑप्शन में सुपाइन ना हो और कोई अच्छा जवाब ना हो तब ये जवाब है। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन कौन सी है? सुपाइन, ताकि वहां से लीकेज ना हो। असेस द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर, इसमें होता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन assess the client for headache,
पोजीशन सुपाइन और टेननबर्ग देते हैं, मरीज का बीपी चेक करते हैं हाइपोटेंशन के लिए, मरीज को असेस करते हैं हेडेक के लिए। तो हेडेक और हाइपोटेंशन एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन में आता है इस लंबर पंचर के बाद में। तो पोजीशन इंपॉर्टेंट है और दो चीजें असेस करनी होती है, हेडेक और हाइपोटेंशन। लंबर पंचर का कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है, अगला सवाल एग्जाम में बनता है। हाँ, कि अगर किसी मरीज का आप लंबर पंचर कर रहे हो तो इस लंबर पंचर करने के पीछे कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो होगा। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? पहला है इंक्रीज आईसीपी, दूसरा होता है ब्रेन ट्यूमर। ट्यूमर भी वैसे आईसीपी बढ़ाता है, ब्रेन में कोई ट्यूमर है या मेनिंजाइटिस है और आईसीपी अगर बढ़ा हुआ है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, तो लंबर पंचर नहीं करते हैं। इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो मरीज में क्या नहीं करते हैं, लंबर पंचर नहीं करते हैं। इंक्रीज आईसीपी और ब्रेन ट्यूमर, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पोस्ट प्रोसीजर इंक्रीज आईसीपी और इंट्राक्रेनियल प्रेशर का बढ़ा हुआ होना, क्लियर हो गया। सो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जो न्यूरोलॉजिकल मरीजों के लिए ही करते हैं, या फिर हमने बोला दवाई देने का रूट है लंबर एरिया में पंचर करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। पंचर जब हम करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे पढ़ी कि ड्यूरिंग पंचर, ड्यूरिंग प्रोसीजर, जब आप ये पोजीशन दे दिया, आपने ये कर दिया, तो इसके दौरान जो पंचर की साइट होती है, लोकेशन साइट की अगर पूछे आपको साइट, तो ये होती है L3 एंड L4। लंबर पंचर की अगर साइट आपको पूछे कि लंबर पंचर कहाँ करता है, तो जवाब क्या है, L3 एंड L4। अगर बच्चों में दिया हो, बच्चों में और एडल्ट में, दो ऐसा होता है अलग अलग। तो इसमें एक बहुत ही कॉमन बात है, देखिएगा मजेदार बात है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। वैसे तो आपको कभी साइट पूछे तो ये ऑप्शन में है तो आपको कोई दिमाग ही नहीं लगाना, बच्चा है कि बड़ा है कोई मतलब नहीं है, आंसर यही है अगर ये ऑप्शन में है तो। लंबर पंचर का पूछा है, बच्चों में कहाँ देते हैं, बड़ों में कहाँ देते हैं, कुछ भी पूछ लिया हो और ऑप्शन में क्या हो, L3 L4, तो जवाब यही है। इसलिए आपको कुछ अलग याद रखने का जरूरत भी नहीं है वैसे, लेकिन ये ऑप्शन में ना हो तब आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा अलग का। और ये अलग वाला फॉर्मूला क्या है कि लंबर पंचर जब हम करते हैं तो हमने देखा है कि एडल्ट में स्पाइनल कॉर्ड L1 वर्टिबल लेवल तक है और बच्चों में स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो L3 वर्टिबल लेवल तक होती है। ऐसा क्यों? एडल्ट जो होता है ना, एडल्ट बड़ा आदमी, उसमें तो होती है कहां तक, L1 तक, और बच्चों में जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन उनके अंदर कहां होती है, L3 में। अब हमें लंबर पंचर करना है, इस एडल्ट में तो मुझे पंचर करने की जो साइट मिल रही है वो मिल रही है L1 के बाद में क्या है, L2 और L3, L3 और L4, L4 एंड L5, ये तीन ऑप्शन मुझे मिल रहे हैं एडल्ट के अंदर। अगर मैं बच्चे में बात करूं, बच्चे में L3 पे तो है ही, तो इसके बाद में क्या ऑप्शन है, L3 एंड L4 और L4 एंड L5। समझ रहे हो बात को? तो बच्चों में दो ही ऑप्शन है मेरे पास में, बड़ों में मेरे पास में तीन ऑप्शन है। इनमें कॉमन जो ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल है वो ये वाला है, L3 और L4, और यही लंबर पंचर की एक्चुअल साइट है, वो तो हमने यहाँ पे बताया ही है ना। अब एक साइट और होती है L4 एंड L5, पर ये जगह इतनी छोटी होती है वहां पे कि पंचर होता नहीं है, और अगर आपको कोई एनेस्थीसिया लगाना है तो वहां पे डाली हुई दवाई ऊपर भी पहुंचने में वक्त लेती है, जाती नहीं है, कम जगह, छोटी जगह, अप्रोच दूर है। तो ये ज्यादा कॉमन जगह है जहां पे हम यूज करते हैं। अच्छा, अगर आप इस जगह पे पंचर करते हैं L3 एंड L4 एंड L5, वो खास सिचुएशन में करते हैं जब बच्चा बहुत ज्यादा यंग हो और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी होने की रिस्क हो L3 पे, तब वहां पे करते हैं। बाकी प्रेफरेंस साइट ये देते हैं। और एक और खास बात है L3 L4 की, कि मान लो ये वर्टिबल लेवल है, ये वर्टिबल लेवल है, ये वर्टिबल लेवल है, और अब यहाँ जो वर्टिब्रा है आपका स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलता है, ये नर्व, ये जो जगह है, तो आपने देखा होगा कि L1 पे ये खत्म हो गया, लेकिन इन दो स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जगह भी होती है। तो ये जो जगह है, ये अच्छी वाली जगह कहाँ होती है, L3 एंड L4 में। मतलब L2 L3 में भी बात करेंगे तो छोटी जगह होती है, और अगर हम L4 L5 में बात करें तो जगह छोटी है। मतलब जगह कौन सी, जहाँ से निकल जाएगी, तो ये जगह होती है थोड़ी बड़ी, ये जगह है छोटी, ये जगह है थोड़ी छोटी,
ये भी और छोटी, यहाँ तो स्पाइनल कॉर्ड ही है। तो अगर आप इन सभी जगह में बात करो तो ये जगह भी थोड़ी कैसी होती है, वाइड होती है, वाइड स्पेस, इसको बोलते हैं वाइड। तो थोड़ा चौड़ा जगह है तो निडल आराम से जाती है। यहाँ पे निडल को जाने में परेशानी है, वहां जाने में परेशानी है, वहां डाल नहीं सकते। तो 3 साइट में से मैं इसी को क्यों चूज कर रहा हूँ, क्योंकि जगह थोड़ी क्या होती है, वाइड, निडल आराम से जाएगी, CSF लेना है, दवाई डालनी है, आराम से डाल दो। जैसे आपको कैनुला लगाना है किसी मरीज को, तो कैनुला कहाँ लगाओगे, जो वैन बहुत मोटी होगी, जहाँ पे जाना आसान है, तो हम उसको ढूंढेंगे भाई ये वाली। ऐसा थोड़ी होता है कि यहाँ कैनुला लगाएंगे, बोलेंगे सबसे पतली यहाँ लगाऊंगा मैं, तो अब इसमें लगेगा कैसे, क्योंकि तो बहुत ही पतली है। वो कैनुला कहाँ रहेगा आपका, यहाँ डालोगे इधर से निकल जाएगा, और मरीज गालियाँ और देगा, दर्द बहुत ज़्यादा होगा, हड्डी में घुसाओगे, यहाँ पे बोनी है एरिया, ऐसा थोड़ी चूज करते हैं हम। तो वी जस्ट चूज द साइट वेयर इट कैन बी गोज। ये छोटा है, ये छोटा है, पहली बात। ऊपर अच्छे अच्छे हड्डी कहाँ है, अच्छी अच्छी हड्डी तो ऊपर है। यहाँ थोरेसिक एरिया में हर कोई पंचर कर दे, लेकिन पंचर करेंगे किसको, स्पाइनल कॉर्ड पंचर हो जाएगा। ये आप करेंगे तो इसको वर्टिब्रल कॉलम को, लेकिन आगे कौन पंचर हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, तो समस्या बड़ी हो जाएगी, है कि नहीं। तो हम कॉमन साइट कौन सी चूज करते हैं, L3 एंड L4, जो लंबर पंचर की सबसे मोस्ट कॉमन साइट होती है, आपको ध्यान रखनी है। दिस इज ऑल अबाउट द लंबर पंचर। अगला हेडिंग लगा दीजिएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट में कोल्ड कैलोरी टेस्ट, कोल्ड कैलोरी टेस्ट एक और इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट है। क्या होता है कोल्ड कैलोरी टेस्ट, सुना आपने पहले नाम, कभी नहीं सुना, सुना है, क्या होता है, तैतीस 33.4 डिग्री पे कान में डालते हैं। समझा नहीं, आराम से बोलो थोड़ा, इतना मेरे को इंटेलिजेंट नहीं है मामला। हॉट एंड कोल्ड दो तरह का पानी लेते हैं, एक पानी गर्म होगा, एक ठंडा होगा, फिर क्या करेंगे, मिला देंगे दोनों को, तो अलग अलग, एक कान में ठंडा डालेंगे, एक में गर्म डालेंगे, अलग अलग बार पे टेस्ट करते हैं। पहले ठंडा पानी डाले, गर्म, कोई भी डाल दो एक, चलो गर्म डाल दिया, गर्म पानी कान में डालते हैं। गर्म मतलब कितना गर्म, 37.4, अच्छा वो गर्म होता है, 37 के तो आप खुद ही हो, वो गर्मी हुई तो 38 तो आपका टेम्परेचर होगा, तो आपको क्या पता वो पानी गर्म है। 45.4, 45 डिग्री, 45 डिग्री गर्म करके पानी को डालोगे, ऐसे कह रहे हो, कान उबल गया तो नहीं, चलो डालते हैं, छोड़ो, हाँ पानी डाल दिया कान में, फिर कितना पानी, कितने किलो डालते हैं ये नहीं पता, ठीक है छोड़ो, पानी डाल दिया, तो डालना लगेगा तो रुकोगे तो सही ना भाई, इतना डालें, जैसे गाड़ी में डीजल डालते हैं तो लीटर में भरवाते ही होंगे, 2 लीटर पानी कहेगा डाल दो, जितना डालना चाहो डाल दो, ऐसे कहते हो, ऐसा तो नहीं कहते ना, गाड़ी की भी लिमिट है भाई, 45 लीटर, 50 लीटर, 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ मैं, आपको सर इतनी टंकी होती है नहीं, है ना, इसका 5-7 लीटर होगा अपना 2 व्हीलर का, है ना, तो आपने भर दिया कान को, ऐसा कुछ, या थोड़ा सा डालते हैं, चलो जितना भी डाला डाला, क्या हुआ उससे, आई के मूवमेंट चेक करते हैं, गुड, नियास्टिक में कंडीशन को, ऑपोजिट साइड मतलब जिधर पानी डाल रहे हैं उसका उल्टा, तो पानी यहाँ डाल रहे हैं इस कान में तो आंख उधर जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, वाटर के रेस्पॉन्स में हिल नहीं रही है आंख ऐसे, या सेम साइड में आ रही है,
सेम में आ रही है तो नेगेटिव है। क्या नेगेटिव है? टेस्ट। अच्छा, नहीं इससे रिजल्ट क्या निकला? इतनी माथाफोड़ी क्यों कर रहे हो? इस टेस्ट का पर्पज क्या करने का? जैसे मैं बीपी चेक करता हूँ ना, एक पर्पज निकलता है कि ये आपका ब्लड प्रेशर है साहब, हाइपरटेंशन है आपको या नहीं है। इसका रिजल्ट क्या निकाल रहे हैं हम? टेस्ट को करके क्या उखाड़ना चाह रहे हैं? कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर काहे को कर रहे हैं? गुड, बहुत बढ़िया। और कोई नहीं? सबसे पहले तो ये समझे, कोई भी टेस्ट करते हैं ना तो उसका पर्पज है ना। जैसे मैं कोई जांच कर रहा हूँ, सीबीसी चेक कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहे हैं? वो तो पता नहीं, पर अगर ज़्यादा आती है तो ये होती है ना। रुक जाओ भाई, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाई वी आर डूइंग सीबीसी। हमें लग रहा है कि साहब इनका प्लेटलेट कम है, हमने टेस्ट किया नहीं आया कम, बताइए। ऐसा होता ही नहीं होता है। हिंदुस्तान में जब टेस्ट कराता ना कोई आदमी, फॉरेन में, कोई फॉरेन कंट्री में टेस्ट कराया, रिपोर्ट लेके आता है, जब उसको देखते हैं तो कहते हैं कि साहब बिल्कुल आपके प्लेटलेट प्लेटलेट सब सही है। तो वो कहता है थैंक गॉड, बढ़िया है, हे भगवान। वो ऐसे करके वो मिठाई चढ़ाता रामचंद्र को। हिंदुस्तान में टेस्ट कराते ना, आके देते हैं कि साहब आपके कुछ नहीं आगे, एक बार और देखो कुछ तो होगा। 2-3 हज़ार रुपये लगाए हमने, कुछ तो आया होगा, कुछ तो बताओ इसके अंदर है। 4 जनों को दिखाएगा वो, आपको नॉर्मल क्या देगा ना, आपको आके दिखाएगा। जो भी जानता हो टेस्ट के बारे में, खुद तो क्या जानता होगा मरीज, 10 जनों को फाइल दिखाएगा, घर पे कोई भी मिलना आएगा उसको भी दिखाएगा। और जिसको नहीं भी देखना तो फाइल भी उल्टा पकड़ता है, वो भी कहता है आपके है तो सही, डॉक्टर ने क्या बोला, बोला सही बोला, हाँ मेरे को भी सही लग रहा है। वैसे मिलान करता है, क्रॉस चेक करता है। कहने का बेसिक मतलब है कि हम उसमें भी कुछ होना चाहिए। और देख आपको HIV है, हाँ अब ठीक है, कुछ तो आया अंदर। अब उसको पता नहीं कि गलत आएगा तो ज्यादा गंभीर होगा ना मामला भाई, नहीं आना तो अच्छी बात है। दैट इज समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे टेस्ट करने का एक पर्पज है कि या तो अच्छा आएगा या बुरा आएगा। कोल्ड कैलोरी टेस्ट इज द टेस्ट विच इज कैरिड आउट टू असेस द फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट थे। ये सवाल आया हुआ है कि कोल्ड कैलोरी टेस्ट किसके बारे में पता करते हैं, तो ब्रेन स्टेम के बारे में। जैसे मैं होमान साइन देखता हूं तो डीबीटी के बारे में देख रहा हूं ऐसे। तो ये टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो पहली खास बात है ये टेस्ट किया जाता है ब्रेन स्टेम के लिए। किसके लिए? ब्रेन स्टेम में कौन आता है? मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। अब ये तीनों सही है कि नहीं है, बाहर से कैसे पता चलेंगे मुझे? जैसे मुझे सेरिब्रम का पता करना है तो मैंने जीसीएस देख लिया, अब ये तो अंदर है तीनों आदमी, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, और इनको इंजरी हुई कि नहीं हुई मैं कैसे पता करूं? कोल्ड कैलोरी टेस्ट कर लो, इससे आपको आइडिया हो जाता है। इस टेस्ट में एक तो पहला काम ये करते हैं, अब मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला तो दिखते ही नहीं है मुझे, तो सर मैं पता कैसे करूं? तो यहां पे एक पूरा मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म में क्या होता है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला की जब हम बात करते हैं तो इनको स्टिमुलेशन देना पड़ेगा और उसके खिलाफ वो रिएक्ट करेंगे। मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला को हम स्टिमुलेट करेंगे, और आल्सो सेरिबेलम, सेरिबेलम उनके पास ही है। तो सेरिब्रम को छोड़ के बाकी ऑर्गन है ये सारे, जिसमें मिड ब्रेन आ गया आपका, मतलब 4 ब्रेन छोड़ दो पूरा ही, मिड ब्रेन आ गया, पॉन्स आ गया, मेडुला आ गया और सेरिबेलम आ गया। एक क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा ना, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। तो सेरिब्रम को छोड़ दो, ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम, ये पूरा एरिया, इनका पता करना है फंक्शन। तो फंक्शन कैसे पता करूं, तो इसके लिए आपको एक स्टिमुलस देना पड़ेगा और फिर उसके खिलाफ वो रिएक्ट करेंगे। स्टिमुलस कहां से दूं, बोले कान के थ्रू दो, तो बोले कान में डंडा डालूं क्या, बोले डंडा नहीं, पानी डालो कान में। लेकिन उसके लिए पहले कान की पैटेंसी देखो वो ठीक होना चाहिए। कान, इस टेस्ट को जब हम करते हैं ना तो पहले देखो कि कान पेटेंट होना चाहिए। अब आपका कान पेटेंट है तो यहां से आप पानी डालोगे तो कान के पीछे आपका जो कॉर्निया एरिया है वो स्टिमुलेट होगा, लेकिन वो नॉर्मल पानी से नहीं होगा। पानी का टेम्परेचर आपके बॉडी टेम्परेचर से कम या ज्यादा होना चाहिए, या तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर से पानी का टेम्परेचर ज्यादा हो, उसको हॉट वाटर कहते हैं, और कम हो तो कोल्ड वाटर। हॉट का मतलब उबलता हुआ नहीं है और कोल्ड का मतलब बर्फ का पानी नहीं है। दैट वाटर शुड बी लेस और मोर देन बॉडी टेम्परेचर। आपकी बॉडी का जो भी टेम्परेचर है आपको वो पानी ठंडा लगना चाहिए या गर्म लगना चाहिए, दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग। आपने उसको कान में डाला, द अमाउंट इज वेरी लेस, उतना ही जितने से स्टिमुलेट हो जाए, 1 बूंद 2 बूंद कितनी भी डाल दो आप। ईयर ड्रॉप कभी आपने डाली हो तो ईयर ड्रॉप थोड़ी सी डालते ही एकदम आपने देखो है ना, तो वो इतना सही से स्टिमुलेशन हो जाता है। तो जैसे आपने स्टिमुलेट किया, आपका अगर ब्रेन स्टेम सही है तो आपने देखा होगा कभी आपने ईयर ड्रॉप डाली हो तो ऐसा होता है कभी आप लेटे हो, ईयर ड्रॉप डाली आपके कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा। जब डालेंगे तो आपके क्या होगा, ऐसा करते हैं हम,
हमारे ये घूमता है, ऐसे घूमता है। ये क्यों हो रहा है? ये आप कर नहीं रहे हो, क्योंकि ऑटोमेटिक ऑटोनॉमिक ऑर्गन स्टिमुलेट हो रहा है, आपका ब्रेन स्टेम है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो कि आपने जैसे ही पानी डाला तो आपका जो ये फेस है, नेक है, ये नेक घूमेगा और आपकी आई बॉल घूमेगी। आई बॉल डांस करती है, डांस, उसको निस्टगमस कहते हैं। निस्टगमस एक बीमारी होती है। अगर मेरी आई बॉल डांस करने लग जाए तो ये बीमारी है, मेरे को चक्कर आ रहा है इसलिए ये करती है। जब भी आदमी को अटेक्सिया होता है ना, तो उसमें निस्टगमस आता है, डांसिंग आई बॉल। लेकिन आई बॉल अगर स्टिमुलस देने पे डांस कर रही है तो ये बीमारी नहीं है, ये कम समय के लिए करती है, रुक जाती है। निस्टगमस होगा तो रुकेगी नहीं। तो मैं ये देखने के लिए नहीं देख रहा हूँ कि आई बॉल डांस कर रही है कि नहीं कर रही है, मैं ये देखने के लिए कि वो जिंदा है कि नहीं है। तो उस स्टिमुलस के खिलाफ ये रेस्पॉन्ड आएगा, थोड़ी देर के लिए रहेगा, स्टिमुलस हटा, रेस्पॉन्स बंद हो गया, लेकिन वो आएगा जरूर। जैसे आंख के आगे हाथ लाया तो ब्लिंकिंग हुई, अब हाथ में ही ले जा रहा हूँ तो नहीं हो रही है। ये स्टिमुलेशन के खिलाफ अपना बॉडी का रिएक्शन है, ये रिफ्लेक्स है, इसलिए इसको रिफ्लेक्स बोला। कोल्ड कैलोरी रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, कोल्ड कैलोरी टेस्ट भी बोलते हैं। कोल्ड वर्ड इसलिए यूज किया, ज्यादातर ठंडा पानी डाला जाता है तो उससे कान को जलने का रिस्क नहीं है। अब बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा, हालांकि आप हॉट वाटर भी यूज़ कर सकते हो, पर उसमें एक रिस्क यह है कि कान में बर्न भी हो सकता है। ठंडे पानी से एटलीस्ट ये तो नहीं होता है, तो हम कोल्ड वाटर ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें एक सिंपल सा मिनोमिक्स होता है, इसको हम बोलते हैं काउज। काउज में क्या होता है कि कोल्ड, ऑपोजिट, वार्म, सेम। हम कोल्ड काम में ले रहे हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में निस्टगमस होगा। निस्टगमस क्या होता है? आई बॉल का मूवमेंट। आई बॉल ऑपोजिट घूमेगी, इस कान में डालोगे तो इधर घूमेगी, और नेक का मूवमेंट इधर होगा। और अगर आप वार्म वाटर डालते हो तो वो सेम साइड में घूमती है और नेक का मूवमेंट उधर होता है। दैट इज द स्टिमुलेशन ऑफ वाटर। तो हम हमेशा कोल्ड यूज करते हैं तो कोल्ड में ऑपोजिट जाती है, वार्म होगा तो सेम जाएगा, सेम साइड में जाएगा। कौन? आई बॉल का मूवमेंट। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने स्टिमुलेशन दिया। ऐसा सब कुछ होना चाहिए। जिस आदमी का ब्रेन स्टेम इंटैक्ट नहीं होगा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो लेटा हुआ है, आप कोल्ड डालो, हॉट डालो, मुत्ती डालो, कुछ भी डालो, उसके कोई स्टिमुलेशन। क्यों? ब्रेन स्टेम काम नहीं कर रहा है, नॉन रिएक्टिव। ये ब्रेन डेथ को इंडिकेशन है। तो अच्छा, एक आदमी है, उसका ब्रेन स्टेम तो काम कर रहा था, कान में रुई डाली हुई थी, आपने पानी डाला, पानी स्टिमुलेट ही नहीं कर पाया, तो हमने बोला पहली शर्त क्या है? पेटेंसी पहले देखो। आप पानी डाल रहे हो, उधर से कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा है, जबकि मरीज एकदम सही है। तो असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेटेंसी जब तक आपने नहीं देखी, असेसमेंट हर एक चीज में इंपॉर्टेंट पार्टी होता है, पेटेंसी नहीं देखी तब तक मामला पता नहीं चलेगा आपको। तो हमने यहाँ पे बोला कोल्ड कैलोरी टेस्ट किस तरह का टेस्ट है और क्यों करते हैं, ये चार बातें आपको याद रखनी है। दो तरह का सवाल बना हुआ है, किस लिए करते हैं और क्या तरीका रहता है। तो पहला आपको ध्यान रखना है, कोल्ड कैलोरी टेस्ट जो होता है, पेशेंट शुड बी इन सुपाइन पोजीशन। मरीज को सुपाइन पोजीशन दे दो, ठीक है। अच्छा, क्यों करते हैं? यहां पे पहले एक लाइन लिख दीजिएगा, टू असेस ब्रेन स्टेम function. To assess brain stem functioning, to assess brain stem functioning, इस लाइन को एक बार हटा देते हैं। To assess brain stem functioning, cerebellum and eighth cranial nerve function। हम असेस करते हैं ब्रेन स्टेम की फंक्शनिंग, सेरिबेलम एंड एट्थ क्रेनियल नर्व के फंक्शन। कौन सी क्रेनियल नर्व? एट्थ, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम का फंक्शनिंग। प्रोसीजर कैसे करते हैं ये? टेस्ट इज carried out in supine position, supine position, assess the patency of the ear canal,
ईयर कैनाल की पेटेंसी असेस कर दो। ईयर कैनाल शुड बी पेटेंट। पेटेंट मतलब पेटेंसी का क्या मतलब है? क्लियर पाथवे। हाँ, जो रास्ता है ईयर कैनाल का उसमें कुछ भी बाधा ना हो, है ना, बिना बाधा का, खुला। पैटर्न मतलब का वर्ड का मतलब होता है खुला होना। तो ईयर कैनाल शुड बी पैटर्न मतलब खुली हो। खुली का मतलब होता है उसमें कोई रुकावटी सामान ना हो। तो एसेस द पेटेंसी ऑफ ईयर कैनाल, पहले पेटेंसी चेक कर लो। टेस्ट कैरिड आउट इन सुपाइन पोजीशन। क्या कह रहे हो? सुपाइन पोजीशन में कान, सुपाइन पोजीशन में कान की ड्रॉप कैसे डालेंगे? क्यों? ये सुपाइन का मतलब ये थोड़ी कि गर्दन शुड भी ऐसे, गर्दन शुड भी ऐसे। इसको कौन सी पोजीशन बोलोगे? नहीं, ऐसा किसने बोला आपको? मैं अगर सीधा लेट, ये कौन सी पोजीशन है बताओ? नहीं भाई, ये कौन सी पोजीशन है अब बता दो ना। एग्जाम में एक सवाल आया, राइट द नेम ऑफ पोजीशन। क्या नाम लिखोगे बताओ आप? कौन सी पोजीशन है? ये लेटरल है, तो ये कौन सी है? हाँ, पोजीशन इज ऑलवेज डिसाइडेड विद शोल्डर, नॉट विद नेक। इट इज सिंपल माय डियर फ्रेंड। अगर आप पोजीशन बात करते हो, अब एक मरीज को मैंने उल्टा लेटा है, उल्टा, तो उल्टा ऐसे लेटेगा वो। आप प्रॉन पोजीशन की फोटो देखी तो कैसे होती है? नोक पे, नाक पे टिका रहता है वो, ऐसे रहता है। तो ये इसको प्रॉन क्यों बोल रहे हो फिर? लेटरल हो गया ये तो। बताओ आप, है ना। द पोजीशन ऑलवेज डिसाइड विद द वेयर द शोल्डर इज। इससे डिग्री एंगल बनता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पोजीशन को पढ़ा हो कभी। द डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ शोल्डर। द शोल्डर इज दैट इज लेटरल थिंग। द शोल्डर इज ऑपोजिट, दैट इज प्रॉन पोजीशन। एंड शोल्डर ये तो सुपाइन पोजीशन। कपड़ा 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 बनाते हैं ना, कपड़ा कपड़ा, तो मेजरमेंट शुड बी टेकन फ्रॉम ईयर और फ्रॉम शोल्डर। सिंपल थिंग है। कपड़ा यहां टिंगेगा ना भाई, कान पे कौन टिंगाता है कपड़ा? है कि नहीं? कि वो गुल्ली बंद यहां से ऐसे लटकेगा हमारे तो। ये काक, ये थोड़ी है काक, ये है। सिंपल चीज है ना। तो यहां से मेजरमेंट लिया जाता है और कपड़े भी यहां टिंगवाए जाते हैं। दैट इज सिंपल। ये तो एक अलग ही है मामला, मुंडी अलग है। तो मुंडी से पोजीशन डिसाइड नहीं होता है, इसलिए हमने कौन सा पोजीशन बोला? इट शुड बी इन सुपाइन पोजीशन, सिंपल थी। और असेस द पेटेंसी ऑफ ईयर कैनाल, कान की पेटेंसी आपने चेक कर दिया। अब आप क्या यूज करेंगे? वाटर। यूज वाटर आइदर हॉट या कोल्ड। यूज वाटर आइदर हॉट या कोल्ड। हॉट या कोल्ड। हॉट या कोल्ड का क्या सेंस है? यूज वाटर लेस और मोर देन बॉडी टेम्परेचर, लेस और मोर देन अमाउंट में नहीं, टेम्परेचर में। वाटर को जो यूज करते हैं ना, वो टेम्परेचर में बॉडी टेम्परेचर से क्या होना चाहिए? लेस या मोर होना चाहिए। तो यूज वाटर आइदर हॉट या कोल्ड, लेस और मोर देन बॉडी टेम्परेचर। स्पेशली कौन सा यूज करते हैं? कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर ये आपने यूज किया, और उस वाटर को किस में डालते हैं? ईयर कैनाल में। वाटर शुड बी इंस्टिल इनटू द ईयर कैनाल। वाटर शुड बी इंस्टिल इनटू द ईयर कैनाल। पानी को किस में डाल दिया? कान के अंदर, ईयर कैनाल में डाल दिया। अब जब आपने पानी को ईयर कैनाल के अंदर डाला तो क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट, यू जस्ट असेस द रिजल्ट। इंस्टॉलेशन का मतलब होता है डालना, तो आप रिजल्ट असेस करेंगे। रिजल्ट, तो यहां पे हमने बोला कि आपका जो है एक तो होता है नेक, एक तो होता है नेक, और एक होता है निस्टगमस। निस्टगमस
और एक देखते हैं नेक मूवमेंट। नेक मूवमेंट, नेक मूवमेंट और निस्टगमस। जब हमने बोला कोल्ड, क्या डाला? कोल्ड। और आपने डाला हॉट या वार्म वाटर। हॉट, हॉट नहीं बोल के इसको वार्म बोलते हैं। वार्म। जब आपने कोल्ड वाटर डाला तो निस्टगमस तो होगा ओपोजिट, और नेक मूवमेंट होगा सेम। इसके लिए एक वर्ड और यूज करते हैं, ओपोजिट। ओपोजिट को बोलते हैं कॉन्ट्रालेटरल, और इसको बोलते हैं इप्सी लेटरल। क्या बोलते हैं? तो नेक का मूवमेंट तो होता है इप्सी लेटरल, इप्सी लेटरल, और ये निस्टगमस होता है कॉन्ट्रालेटरल, कॉन्ट्रा लेटरल। और वार्म वाटर काम में लेते हैं तो ये होता है सेम। सेम मतलब इप्सी लेटरल। और नेक का मूवमेंट कैसा होता है? कॉन्ट्रालेटरल। इप्सी लेटरल और कॉन्ट्रालेटरल वर्ड आपको पता है क्या होता है? जैसे ये तो सेंट्रल लाइन है, मिड लाइन, इधर ही गर्दन है, इधर ही आंख है, इधर ही कान है, तो जिधर जिधर है, जिधर जिधर, वो इप्सी हो गया, इप्सी है ना। इप्सी मतलब सेम वाला, सेम साइड, जिधर का है उधर का ही। और कॉन्ट्रालेटरल का मतलब होता है ये कान है और ये आपका इधर वाला पार्ट है, ये इधर वाला नहीं, और ये इधर वाला उधर जाएगा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रालेटरल, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना। और इधर वाले का इधर आना, सेम डायरेक्शन में आना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका निस्टगमस है वो तो हो रहा है कॉन्ट्रालेटरल, आपने इसमें डाला पानी तो निस्टगमस उधर जा रहा है, आई बॉल का मूवमेंट उधर की तरफ हो रहा है, इसका नहीं आके उधर जा रही है, आई बॉल मूवमेंट करेगी वो उधर करेगी। और जो आपका नेक है वो नेक सेम साइड में आएगा। तो आपने देखा होगा कभी आपने पानी डाला तो गर्दन ऐसे जाता है सेम साइड में। द मूवमेंट ऑफ नेक अकॉर्डिंग द साइड, जिधर आपने कान को पकड़ा, जिधर आपने इधर पानी डालने का कोशिश किया, तो जो आपने पानी को पुट किया, मान लो पानी को उठाया और पानी को लेके आपने कान में डाला तो उधर की तरफ गर्दन मुड़ा, आई बॉल ने उधर डांस किया। ये तो कोल्ड वाटर के साथ में होता है। वार्म डालोगे तो ये जो ये निस्टगमस से सेम में होगा, आई बॉल नेक ऑपोजिट में जाएगा, तो नेक का कॉन्ट्रालेटरल होगा और इसका क्या होगा? इप्सी लेटरल होगा। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। और ये रिजल्ट अगर ऐसा आ रहा है इसका मतलब आपका ब्रेन स्टेम इंटैक्ट है, कोई समस्या नहीं है। इंटैक्ट मतलब दिक्कत नहीं हुई है, सही है, इंटैक्ट वर्ड यूज होता है यहाँ पे। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो किसको इंडिकेट कर रहा है? इंटैक्ट ब्रेन स्टेम, इंटैक्ट ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम इंटैक्ट है। इसका मतलब क्या है? मरीज के सिर्फ बेहोशी है, कुछ रात की खामोशी है, फिर इनका दौर आएगा, है ना। मरीज अभी खामोश है, इसका मतलब यह है परमानेंट खामोश नहीं हुआ है, ये वापस उठेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन स्टेम अभी भी जिंदा है, रिएक्ट कर रहा है। कोल्ड वाटर डाला तो हिला, नहीं तो लेटा हुआ है। इसका मतलब प्रॉब्लम सिर्फ सेरिब्रम की है, ब्रेन स्टेम सही है, मरीज बेहोश पड़ा हुआ है। अब आप क्या अंदाज लगाओगे कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा? इस टेस्ट से आप चेक कर लो कि उसका ब्रेन स्टेम किस कैटेगरी में। तो टेस्ट को डिटेल से लिखने का तो एग्जाम में नहीं आएगा, पर आपको आइडिया होना चाहिए कि टेस्ट किसके लिए करते हैं और टेस्ट में क्या चेक करते हैं। तो टेस्ट करते हैं किसके लिए? ब्रेन स्टेम के लिए, इनवॉलेंटरी मूवमेंट के लिए। चेक क्या करते हैं? निस्टगमस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है तो मामला ठीक है, नहीं हो रहा है तो गंभीर है, मरीज कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, नो रेस्पॉन्स, इसका मतलब प्रॉब्लम है। आपने आई का मूवमेंट देखा, पेनफुल स्टिमुलाई दिया, कोई रेस्पॉन्स नहीं, प्रॉब्लम है, सेरिब्रम की दिक्कत है। आपने मसल को देखा, मसल में कोई है ही नहीं रेस्पॉन्स, हाथ ऊपर कर रहे हो नीचे गिर रहा, फ्लैसिड, प्रॉब्लम है। आपने देखा आवाज दिया, कोई साउंड का कोई रिएक्शन नहीं है, कोई बोल ही नहीं रहा है, इसका मतलब नॉर। ऐसा ही यहाँ पे कोई रिएक्ट, इतना कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, इसका मतलब ब्रेन स्टेम भी मरीज का गया। दैट इज द सिंपलेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, कोल्ड कैलोरी टेस्ट। ठीक है, अगला टेस्ट लिख दीजिएगा, अगला टेस्ट लिख दीजिएगा, सेरिबेलम का ही टेस्ट है, रोमबर्ग साइन। रोमबर्ग साइन, रोमबर्ग साइन क्या होता है?
इस टेस्ट के द्वारा हम क्या चेक करते हैं? टू असेस दी सेरिबेलर फंक्शन। सेरिबेलम के फंक्शन को असेस करने के लिए टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट? रोमबर्ग टेस्ट। तो रोमबर्ग टेस्ट या रोमबर्ग साइन असेस करते हैं सेरिबेलर फंक्शन को असेस करने के लिए। एक मरीज आता है और मरीज आके आपको कंप्लेन करता है कि साहब मेरे को जो है चक्कर आ रहा है, चक्कर है ना, चक्कर आ रहा है। तो अब चक्कर क्यों आ रहा है मरीज को? एक मरीज आया, मेरे को चक्कर आ रहा है, क्यों आ रहा है? मरीज में चक्कर आने का क्या कारण है? देयर इज वेराइटी ऑफ रीजन। हो सकता है मरीज ने सुबह नाश्ता नहीं किया हो सकता है कि मरीज ऐसे ही चक्कर की कंप्लेन कर रहा हो, कोई तो ऐसे भी कर सकता है। चक्कर का मतलब ये थोड़ी कि उसका सेरिबेलम ही खराब हुआ हो। तो कोई भी मरीज आया, उसने चक्कर की कंप्लेन की, हम ऐसा सोच सकते हैं कि भाई मीटर भी तो खराब हो सकता है, सेरिबेलम की वजह से भी तो चक्कर आ सकता है। तो हम इस बात को प्रूव करना चाहते हैं। प्रूव कैसे करें? चक्कर दो तरह का होता है। मरीज ने जो चक्कर का कंप्लेन किया उसको हम गिडीनेस कहते हैं। चक्कर आ रहा है मतलब गिडीनेस है, या एक वर्ड आता है डिजीनेस हो रहा है, उसको डिजीनेस। लेकिन सेरिबेलम का जो चक्कर है उसके लिए गिडीनेस डिजीनेस वर्ड यूज नहीं करते हैं, अटेक्सिया वर्ड यूज करते हैं। अटेक्सिया मतलब देयर इज नो कंट्रोल ऑफ सेरिबेलम ऑन बॉडी। तब बॉडी कहीं पे भी पांव टक रही है, कहीं पे भी टिक रही है, उसके कंट्रोल में नहीं रहा मामला। तो ये सिर्फ नॉर्मल चक्कर है या ये अटेक्सिया है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, हमें पता करना है। तो हम क्या करते हैं कि मरीज जिसको चक्कर की कंप्लेन कर रहा है उस मरीज को अपने सामने खड़ा करते हैं। एग्जामिनर और मरीज का फेस आमने सामने होता है, और आमने सामने फेस होने के बाद में मरीज को उसके दोनों पांव चिपकाने का बोलते हैं और हाथ को सीधा रख के आंख को टाइट बंद करने का बोलते हैं। जब मरीज आंख को टाइट बंद करता है तो भी वो सीधा खड़ा है, इसका मतलब तो उसको कोई अटेक्सिया नहीं है। और जैसे ही उसने आंख बंद की और धड़ाम से गिरा इधर उधर कहीं पे भी, तो इसका मतलब मरीज को अटेक्सिया है और उसका सेरिबेलम सही नहीं है। दैट इज द सिंपल टेस्ट, वेरी सिंपल टेस्ट टू असेस द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। कि अगर उसका सेरिबेलम इंटैक्ट है तब तो मरीज गिरेगा नहीं, है ना, उसको ये सिर्फ नॉर्मल चक्कर है, सेरिबेलम इंटैक्ट है तब तो वो नीचे नहीं गिरेगा। क्योंकि मरीज गिरना कौन चाहता है? बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अगर मैं गिरूं 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 तो टूटेगा ना भाई, जानबूझ के कौन गिरेगा? मरीज के कंट्रोल में नहीं होता तब वो गिरता है। अगर वो गिर रहा है इसका मतलब उसका सेरिबेलम गड़बड़ है और उसको क्या हो रहा है? अटेक्सिया। और वो नहीं गिरता है इसका मतलब मरीज को क्या है? डिजीनेस। हमें गिरने नहीं देना है, ये इस टेस्ट की इंपॉर्टेंस है, सेफ्टी का ध्यान रखना होता है। अगर अटेक्सिया है, आप सस्पेक्ट कर रहे हो मरीज में, तो आप बेवकूफ तो हो नहीं, आपको लगा कि हाँ अटेक्सिया है, तो आपने कहा टेस्ट करके देखते हैं। प्रूव टेस्ट हम क्यों कराते हैं? प्रूव करने के लिए। जैसे किसी मरीज में आपको लगा इसको डेंगू है, तो आप प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि आपके लगने से नहीं होगा ना, साइंस है ये। तो प्रूफ बताओ। आपने बोले मरीज को डेंगू हो गया, बोले रिपोर्ट कहाँ है? अगला वर्ड ये होगा सामने वाले का। तो आपने रिपोर्ट अगर बता दी पॉजिटिव, हाँ भाई रिपोर्ट पॉजिटिव है, बात तो सही कह रहे हो आप, दैट इज द डेंगू। तो वैसे ही मलेरिया, तो मलेरिया की रिपोर्ट है। हार्ट अटैक आया तो ट्रॉप आई पॉजिटिव है, ये लो साहब हार्ट अटैक देख लो, बिल्कुल टेस्ट पॉजिटिव है। वैसे ही किसी मरीज को चक्कर है, इसका प्रूव क्या है? प्रूव है कि मरीज जो है वो गिर रहा है ऐसे, मतलब तो इसका मतलब है, तो गिरेगा ये हमें लगा है। अब गिरेगा तो हमें उसको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। दिस इज द सिंपलेस्ट टेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा टेस्ट? क्या नाम है टेस्ट का? पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट। समझ में आया टेस्ट कैसे करते हैं? एग्जामिनर और क्लाइंट क्या रहेंगे? आमने सामने खड़े रहेंगे। मरीज एकदम सीधा खड़ा रहेगा और मरीज की आंख टाइट बंद करनी है और देखना है कि वो गिरता है या नहीं गिरता है। अगर वो नहीं गिरता है तब क्या रिजल्ट आया? सेरिबेलम इंटैक्ट है, कोई समस्या नहीं है। और अगर वो गिरता है, आइदर लेफ्ट और राइट, ना गिरे इसके लिए एग्जामिनर को क्या करना है? अपने दोनों हाथों को फैला के रखना है, क्योंकि मरीज या तो इधर गिरेगा या इधर। पीछे गिर गया तो है नहीं, आपके हाथ ऐसे है और मरीज पीछे गिर गया तो, और आपके ऊपर ही गिर गया तो बताओ, है ऐसा हो सकता है ना? तो क्यों? हमेशा याद रखो कि जब आपकी सेंटर ग्रेविटी ऐसे रहेगी ना और आप आंख बंद करोगे तो इधर उधर जाओगे, पीछे आगे जा नहीं सकते ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। हमने पाँव को चिपकाया मरीज के, अब ये पाँव चिपके हुए ना
और आप एक बार गिरने की कोशिश करो तो आप आगे पीछे नहीं गिरोगे, इधर ज़्यादा गिरोगे, इधर राइट और लेफ्ट। आगे पीछे नॉर्मली नहीं गिरते जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम कर देते हैं। आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा है तो आपके चांस ज़्यादा है कि आगे पीछे गिरो, साइड में नहीं गिरते हो क्योंकि आपने इसको फैला दिया है। तो अब आप आगे या पीछे गिर सकते हो, दैट इज द थिंग। इसलिए हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये दिया, तो ज़्यादातर मरीज राइट या लेफ्ट ही गिरता है, आगे पीछे नहीं गिरता है। ये एक सिंपल सा टेस्ट है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट। और अटेक्सिया होगा तो पॉजिटिव आएगा, नहीं होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, टू असेस द सेरिबेलर फंक्शन द टेस्ट इज परफॉर्म, the test is performed to confirm ataxia. The test is performed to confirm the ataxia. सेरिबेलर टेस्ट है ये, सेरिबेलर टेस्ट है। अटेक्सिया को कंफर्म करने के लिए टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, इसको सेरिबेलर टेस्ट कहते हैं। The test is performed to confirm ataxia. In this test, the client face the examiner, client is instructed to add his or her leg and tight close eyes, tight close eyes. Client may fall either right or left if ataxia present. अगर मरीज में अटेक्सिया प्रेजेंट है तो मरीज गिरेगा, किधर गिरेगा, या तो राइट या लेफ्ट। तो क्लाइंट में फॉल आइदर राइट और लेफ्ट इफ अटेक्सिया प्रेजेंट। अगर मरीज में अटेक्सिया है तो मरीज राइट या लेफ्ट वहां पे गिर सकता है। तो क्लाइंट में फॉल आइदर राइट और लेफ्ट इफ अटेक्सिया प्रेजेंट। पॉजिटिव टेस्ट, क्लाइंट में फॉल आइदर राइट और लेफ्ट इफ अटेक्सिया प्रेजेंट। पॉजिटिव टेस्ट। नेगेटिव रिजल्ट हमेशा क्या रहता है, नॉर्मल। नॉर्मल में कुछ भी नहीं होता है, ना गिरता है ना बात। सेफ्टी इज ऑलवेज प्रायोरिटी। ऐसे टेस्ट को जब करते हैं तो यहाँ पे पूछा जाता है तो क्या याद रखना है, सेफ्टी इज प्रायोरिटी। बोलते हैं कि मरीज का रोमबर्ग टेस्ट कर रहे हो, प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी, सेफ्टी। इस टेस्ट के दौरान प्रायोरिटी क्या रहती है, सेफ्टी। क्योंकि आप मरीज को एकदम गिरने के लिए छोड़ रहे हो, ऐसा देख लो कि आपने बोला कि ये चिपका के नाक बंद कर दो ताकि आप धड़ाम से गिर जाओ, तो मरीज को आप गिरने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो, गिरेगा वो तो क्योंकि उसको बीमारी है। तो उस समय आपकी मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप अगर सेफ्टी क्या कर दो इंतजाम तो आप वो कर सकते हो। जैसे होता है ना, आप अपने किसी दोस्त को घूमने ले जाना चाहते हो तो उसके मम्मी को कह रहे हो तो उसकी मम्मी कह रहे भाई सावधानी की जिम्मेदारी लो तो ले जाओ, कुछ हुआ तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। तो हम कहते फिर बढ़ने दो, तुम अपने घर पे ही रहो, है कि नहीं है, क्योंकि हमका हमारे खुद का ही नहीं पता है कि नहीं है भाई, हम कहीं की जिम्मेदारी ले, हम तो जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो फिर हम नहीं ले जाते हैं। नहीं तो आप कभी कहते हो हाँ आंटी मैं बहुत ध्यान रख दूंगा ऐसे करके, ऐसे है ना, तो अब वो आपके माने ही नहीं कहना, बच्चा घर से तो आ गया साथ में, फिर आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेफ्टी यहाँ पे क्या रहती है, मरीज की प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये कौन सा टेस्ट हो गया, रोमबर्ग टेस्ट। अगला हेडिंग लगा दीजिएगा, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, DTRs, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस।
हमने पहले किसके फंक्शन जीसीएस से देखते हैं सेरिब्रम को, और ब्रेन स्टेम को देख लिया, सेरिबेलम को देख लिया। एक होता है डीप टेंडन रिफ्लेक्स। अच्छा, एक होता है वो आपका जो है, ये जो टेस्ट करते हैं हम रोमबर्ग टेस्ट, ये तो एक तरीका हुआ सेरिबेलम को चेक करने का। कई बार मरीज अपना कोऑर्डिनेशन और बैलेंस उसका गड़बड़ा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि सेरिबेलम को चेक करने के कुछ और लोकल टेस्ट होते हैं। उसमें एक टेस्ट ऐसा होता है जिसमें मरीज को वॉकिंग कराई जाती है, वॉकिंग कराई जाती है, और एक स्ट्रेट लाइन देते हैं मरीज को। मरीज को लाइन देखनी नहीं है, मरीज को तो सामने देखना है और उस लाइन पे चलना है। जैसे ये टाइल्स की एक स्ट्रेट लाइन है, मरीज को कहते हैं देखो आपको इस लाइन पे चलना है, लेकिन आपको लाइन नहीं देखनी है, आपको सामने देखना है। अगर मरीज का सेरिबेलम इंटैक्ट है तो वो सामने देखते हुए लाइन पे चल लेगा, और सेरिबेलम इंटैक्ट नहीं है तो उस लाइन पे नहीं चल पाएगा। इस टेस्ट को वॉकिंग टेस्ट कहते हैं, टू असेस द सेरिब्रल फंक्शन। ये भी एक टेस्ट किया जाता है। तो ये आपने इस मरीज को लाइन पकड़ा दी, मरीज लाइन पे खड़ा हो गया, मरीज को कहते हैं कि इस लाइन पे ऐसे चलना है। वो एक रोप पे चलते ना, रस्सी पे, वैसे अब वो लाइन पे चलेगा। तो चलना आपको लाइन पे है, देखना सामने। तो अगर मरीज का सेरिबेलम सही होगा तो वो लाइन पे चलेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको हर पाँव ऐसे रखना है ताकि वो लाइन पे चले, है ना। तो आपने मरीज को सामने दिखाया और उसको बोला लाइन पे चलना है, तो मरीज लाइन पे चलेगा अगर उसका सेरिबेलम सही है तो। अगर उसको उल्टा भी चलाओगे तो भी वो लाइन पे चलेगा, क्योंकि उसका सेरिबेलम सही है। अब आपने उसको चलाना शुरू किया, लाइन पकड़ा दी, बोला हाँ लाइन पे चलूंगा, ठीक है, और आपने उसने सामने देखा और वो ऐसे जा रहा है, तो हम कह रहे हैं लाइन तो वहां है, इसका मतलब उसका सेरिबेलम जो है, क्योंकि वो ऐसे ही जाएगा, वो बिल्कुल 90 डिग्री पे चला जाएगा, उधर कुछ भी जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका सेरिबेलम इंटैक्ट नहीं, वो सीधा नहीं चल सकता। हम सब चल सकते हैं, हमारा सेरिबेलम इंटैक्ट है। दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग। तो ये लाइन पे चलने का टेस्ट भी सेरिबेलम की इंटैक्टनेस को इंडिकेट करता है। एक और तरीका काम में लेते हैं इसमें, मरीज को ये अंगुली पकड़ाते हैं, दोनों हाथ को ऐसे कराते हैं, उसको कहते हैं कि अंगुली को नाक पे लगाना है। किस पे लगाना? नाक पे, और आंख बंद करके लगाना है ना, और बारी बारी से दोनों अंगुली को लगाना है। ये कोऑर्डिनेशन टेस्ट है। तो जब मरीज को ऐसे अंगुली कराया और उसको आपने आंख बंद करके बोला नाक पे लगाओ, तो अगर उसका कोऑर्डिनेशन बढ़िया तो उसकी हर बार अंगुली कहाँ पे आके टच करेगी? नाक पे। लेकिन अगर उसका कोऑर्डिनेशन सही नहीं है तो अंगुली ऐसे जाएगी, है ना, तो नाक कहाँ रह गया और मरीज की अंगुली कहीं जा रही है। इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन बिगड़ रहा है, इसका मतलब उसका ब्रेन स्टेम गड़बड़ है, उसका सेरिबेलम गड़बड़ है। तो ये सेरिबेलम की इंटैक्टनेस का पता लगाते हैं। एक और तरीका होता है जिसमें मरीज को कहते हैं कि उसका जो हील है, एड़ी है, जूते का एड़ी, उसको यहाँ पे रखना है अपने घुटने के ऊपर, है ना। जैसे उसका जो एड़ी है, उस जो सूज है, सूज का जो एड़ी वाला पार्ट है, एड़ी वाले पार्ट को आपको कहाँ रखना है? यहाँ पे रखना है, और फिर आपको ऐसे जाना है नीचे, अपना जो बीच वाला हिस्सा है ना, उसको लेते हुए नीचे जाना है। ऐसा मरीज को बताते हैं। तो हर बार यहाँ पे रखो अपने इसको, और इसके ऊपर ऊपर नीचे जाओ। तो अगर मरीज इसके ऊपर ऊपर नीचे जा पा रहा है, इसका मतलब सेरिबेलम सही है। और अगर आपने यहाँ रखाया और नीचे जाने की जगह ऐसे जा रहा है, फिर रख रहा है तो ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब उसका सेरिबेलम गड़बड़ा गया है, क्योंकि उसका सीधा प्रोसेस नहीं बन रहा है। जैसे वो नीचे ले जाने लगता है तो उसका पाँव साइड में जा रहा है, क्योंकि उसमें बैलेंस नहीं है। मैं ऐसा कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा सेरिबेलम सही है, एक पाँव पे खड़े हो सकते हैं हम, एक पाँव पे खड़े भी रह सकते हैं, ऐसे करते हैं ना, योगा करते हैं, तो हम ये क्या है, बैलेंस ही तो देख रहे हैं। बॉडी को एक पोस्चर में रख रहे हैं हम, और हमारा बॉडी का बैलेंस बनवा रहे हैं, जिससे हमारे मन का जो है बैलेंस रहता है, मानसिक संतुलन होता है। करते हो आप योगा, ध्यान, प्राणायाम करते हो कि नहीं करते हो? क्या करते क्या हो ये बताओ? पढ़ाई करते नहीं हो, योगा करते नहीं है, ध्यान करते क्या है? हैं? सुपाइन पोजीशन लेते हो? सुपाइन पोजीशन में रहते हो ऐसे? देखो देखो, टेंस, मैंने पहले दिन भी बोला कि सफलता टेंस से नहीं मिलती है। पढ़ाई जो है ना, वो टेंस तो है ही नहीं। आप पढ़ रहे हो ऐसे जैसे कोई युद्ध लड़ना है, और किताब जैसे कोई माइडन ही खुलवा रहा है आपसे, क्या ही पढ़ेंगे हम बताओ? हमारा पहले इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा उसमें, पढ़ाई को साथी बनाना पड़ेगा। टेंस से थोड़ी पढ़ाई होती है, ऐसी पढ़ाई करके भी क्या कर लेंगे? आज मुझे कोई धक्का दे के पढ़वाए ना, ये साहब क्लास तो लेनी पड़ेगी आपको, धक्का दे के अंदर भेज रहे हैं, मैं जिंदगी में कभी पढ़ा नहीं पाऊंगा। समझ बात को? क्योंकि ये कोई धक्का मुक्की का काम थोड़ी है, एक दिन का काम है क्या?
एक सिंपल कंसेप्ट समझो, आपका तो ठीक है, एक टाइम का काम होगा, 6 महीने पढ़ लिया, लग गया नौकरी, फिर पीछा छूटा, पर पीछा नहीं छूटेगा। आप क्या सोचते हो? ठीक है, आप पढ़ोगे नहीं, लेकिन हमारा जो प्रोफेशन है उसमें पीछा कुछ भी नहीं छूटेगा। आप जहां पे भी ड्यूटी करोगे, कुछ ना कुछ किसी ने पूछ लिया, बताओ साहब, रोज राउंड तो रोज होते हैं हॉस्पिटल में, अब राउंड होते हैं, आप राउंड में खड़े हैं, आप पूछ लिया, बताओ फेनिटोइन का साइड इफेक्ट बताओ, अब आ ही नहीं रहा आपको, अगला आदमी क्या सोचेगा कि कहां से आया ये, है ना? अब आप जो नौकरी तो कर रहे हो, पैसे तो आ रहे, लेकिन आपका सेल्फ एस्टीम कहां गया? है ही नहीं कुछ, कोई पूछेगा ही नहीं आपको। तो फिर भिंडी खाओ बस, और क्या है? वो तो पानी पूरी बेच के भी खा सकते हो, है कि नहीं? सेल्फ एस्टीम किसको कहते हैं? कि आप 10 लोगों के साथ में राउंड पे खड़े हो, जितने भी लोग हैं उनके कंसल्टेंट को भी जवाब नहीं आ रहा, वो भी जवाब आपको आ रहा है, और पूछ के बता लो आप, है कि नहीं? तो तब आपका सेल्फ एस्टीम पीक पे होगा, तब आप सही हकदार हो उसके, और सबको पता है कि ये पुदीना है इसके अंदर। इट इज द बेसिक कंसेप्ट। ज्ञान बहुत काम आने वाला है, और ये तो हर दिन की लड़ाई है आपकी वहां पे, ये तो हर दिन आपके काम आएगा, और हर दिन मरीज से यही तो हमारा सामना होगा। मरीज यही तो पूछेगा आपको आके, फेनिटोइन पूछेगा, क्या करना है बताओ, है ना? ये टेस्ट क्या होता है बताओ? अब टीएफटी लिखा हुआ, पता ही नहीं टीएफटी क्या होता है, बोले कोई टेस्ट है, देख लो, पूछ लो, तो तुम क्या कर, सिक्योरिटी गार्ड हो? तुम्हें पता तो होना चाहिए ना, यू आर ऑल्सो ए प्रोफेशनल वन, तो उसका पता तो होना चाहिए। तो टेंस से नहीं होता है, जितना बुक्स को समय दोगे उतना ये आपको ज्ञान देगी। हमारी मेजर प्रॉब्लम क्या है आजकल? प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये सोशल मीडिया प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। आप एक इंस्टाग्राम खोल के बैठ तो 4 घंटों का पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उसमें कुछ खत्म थोड़ी होता है। यू जस्ट रील इट, कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, आते ही रहेगा, आते ही रहेगा, आते ही रहेगा, आते ही रहेगा, पता ही नहीं चलता है। 12 बज गए, रात के 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, अब सो ही नहीं रहो तो सुबह 6 बजे क्या माता उठोगे? अगर आदमी सोएगा ही नहीं, उस रात को नींद ही नहीं आती मुझे, अब नींद कहां से आएगी रात को? क्या तुम पूरी रात नहीं आएगी अगर तुम उसको लेके बैठ रहोगे? वो तो ठीक है, वो डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक रहा तुम्हारा, वो डिस्चार्ज हो जाता है वो। अब चार्ज भी लगाना पड़ता है, तो थक हार के आप पटकते होगे, चलो थोड़ी देर चार्ज हो जाएगा, तब तक सो लेता हूं। अगर वो डिस्चार्ज ना हो ना, भगवान की सुगंध, आप उठो ही नहीं, पता ही नहीं चला आपको कब सुबह हो गई, क्योंकि उसमें कुछ खत्म थोड़ी होना है। दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम इज टूडेज। आज के जमाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, एंड दैट इज योर मोबाइल फोन, दैट इज एडिक्शन। ये शराब से भी बड़ी एडिक्शन है। शराब तो फिर भी आदमी छोड़ देता है, या नशा चढ़ता है तो घूमने लगता है, तो पड़ता है कम से कम। इसका तो नशा ऐसा है, जो चढ़ता है ऐसा है कि वो, और जो खा क्या रहा है आपका वक्त, वो कहां से लाओगे? दुनिया में सब चीज दोबारा मिलती है, वक्त नहीं मिलता है। आज आप जिस उम्र के हो, 5 साल के होके दिखा लो, 5 साल का नहीं, कल दिखा लो वापस, कल ले आओ वापस यहाँ, कल का छोड़ो, आज वाली सुबह ले आओ, पॉसिबल ही नहीं है। जो बीत गया वो बीत गया, अब आगे वाला आपके हाथ में। तो ये संकल्प शक्ति लो। आप कल वाला रिवीजन क्यों नहीं कर पाए? अपना ईमानदारी से अगर इवैल्यूएशन करो कि 8 बजे के जाने के बाद में वापस मैं 2 बजे आने तक क्या किया मैंने, तो ईमानदारी से आप अपना टाइम निकालोगे, आपको पता चल जाएगी आप कहां बर्बाद कर रहे हो वक्त को। यू कैन इवेल्युएट योर टाइम डेली। आपका समय बहुत कीमती है, उसको डेली इवेल्युएट करो। मैं तो मिनटों में काम में लेता हूं समय की, इस समय को कहां यूज किया। कोई भी व्यर्थ होता जाता है तो पता चलता है कि गलत जगह लग रहा है। तो जिंदगी में टाइम ये तो फिक्स है, और निकलना तो सबको है यहां से। तो उस लिमिटेड टाइम को यू कैन यूटिलाइज। कुछ ऐसा करो तो सही। बाकी तो क्या है, आके तो सभी गए हैं यहाँ पे। रामचंद्र को क्यों याद करते हैं? कुछ तो कांड किया होगा उसने, है? राजा बन के बैठ जाते। पिताजी ने बोला कि 14 साल वनवास जाना है, ऐसा माता कह रही है, हाथों हाथ तैयार हो गए। क्या बोल सकते थे? हम गाय को जाए। वरदान किसने दिया? तुमने। किसने मांगा? तुमने। हम कौन है? हम क्यों वनवास जाएं भाई? हम तो सुबह बनेंगे राजा। बोले वो भरत क्यों बनेगा? भरत बड़े भाई है। बोल सकते थे ना भगवान रामचंद्र, तो उनको कहीं फिर भगवान बोलता नहीं, क्योंकि ऐसा तो कई मोहम्मद गोरी और गजनी लंगूरों ने खूब किया। इतिहास में जितने भी हुए उन्होंने ऐसा ही तो किया। भाई ने भाई को मार के बन गए राजा, पिता को मार के बन गए। उनको तो पूजा नहीं जाता ना, मंदिर है कहीं? ये गजनी का मंदिर है, ये गोरी का मंदिर, बाबर का मंदिर है। मंदिर है बाबर, हुमायूं, गोरी, गजनी, फजनी, किसी का बना मंदिर नहीं। रामचंद्र के मंदिर हर गली में। यस और नो?
कर्मों की पूजा है। भगवान राम की पूजा नहीं हो रही है, उनके कर्मों की पूजा हो रही है, उन्होंने ऐसे कर्म किए, दैट इज द वे। तो आप भी करें, आपके हाथ में आज से भी वक्त है, हम सबके हाथ में सेम ही चीज है, हम सबके हाथ में कर्म ही है, वी हैव टू डू, है ना। अगर आप इस तरीके से करने लगोगे ना, आपके अंदर चेंज आ जाएंगे अपने आप। नौकरी इतनी छोटी हो जाएगी, फिर वो नौकरी तो लगी गई, अभी तो हमारे अंदर टेंस क्या है, नौकरी लगे पता नहीं कैसे तो लगेगी, ये इतना बड़ा टेंस है हमारे पास में, है ही नहीं ये कुछ, ये तो बहुत छोटी बात है, ये तो सबकी लग गई है। आपसे भी फपूंद फपूंद जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि ये लग जाती है। अगर 6 महीने आप आराम से दो, उन्होंने दिया, उनकी लग गई, लेकिन जीवन जीने की कला तो उनको आज भी नहीं आती है, वो तो सीखनी पड़ती है ना, दैट इज वेरी एसेंशियल, है ना। तो यहां पे जब हम किसी चीज को कैरिड आउट करते हैं, किसी चीज को, तो मेरा एक ही टेंस है कि आप उसको पूरा डेडिकेशन से करो, अपना 100% देके। अगर आपने पढ़ने का तय कर लिया है तो क्यों नहीं बाकी सब चीजों को छोड़ के इसी को वक्त दिया जाए। अच्छी किताबें पढ़ो, बढ़िया किताब लाके पढ़ो। आपके दिमाग में हमेशा एक ही टेंस होगी, क्या टेंस होगी, कौन सी किताब पढ़ूं कि नॉट सेट में हो जाए। तुम पढ़ो तो सही, कोई भी किताब पढ़ो, पर कितनी किताबें पढ़ ली तुमने अभी तक, ओ सर वो किताब है नहीं, उसको पढ़ी क्या, नहीं पढ़ी तो नहीं है, वो है मेरे पास, तो है क्या दूध दे रही है वो, भाई है का क्या मतलब है। आप खुद से ईमानदारी से पूछो कि आपके पास में कोई किताब है जिसका पहला से आखिरी पन्ना आपने पढ़ लिया, ईमानदारी तो अपने पास है ना। हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि हमने ऐसा किया ही नहीं कभी कि हम पहले से आखिरी पन्ना एक एक लाइन पढ़ ली, और समय ही नहीं है सर कौन सी 10 किताब है, नाम 10 बता दोगे, पढ़ा एक को भी नहीं है। तुम किताब को पढ़ो, जब पढ़ना शुरू करोगे तब तुम्हें लगेगा कि कितना मुश्किल है ये काम, क्योंकि लगता तो उसमें है ना, बोलने में तो क्या ही लगता है बताओ, लेकिन जब करते हैं तो लगता है ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुश्किल में ही आसानी छुपी है, मुश्किल से ही चीजें आसान होगी। कोई भी टिपिकल काम करोगे तो आसान होगा। एग्जाम आसान कब होगा, जब आप ये मुश्किल कर लोगे पहले, और ये मुश्किल नहीं की तो एग्जाम हमेशा ही इसके ऊपर है, वो तो वो तो मुश्किल ही होगा जब यही मुश्किल है, तो दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग, है ना। सो टेंस के साथ में नहीं पढ़ो, याद रखने के हिसाब से पढ़ो। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस में किसका असेसमेंट कर रहे हैं, कॉर्ड का, स्पाइनल कॉर्ड का। हमने सेरिब्रम को कर दिया, हमने ब्रेन स्टेम को कर दिया, सेरिबेलम को कर दिया, अब इसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, और ये पेरिफेरल रिफ्लेक्स होता है, ये सेंट्रल रिफ्लेक्स नहीं है। ये कौन से रिफ्लेक्स है, पेरिफेरल। तो इन पेरिफेरल रिफ्लेक्स को हम कैसे असेस करेंगे बताओ, यूज ऑफ परकशन हैमर, वी जस्ट यूज ए परकशन हैमर। इसमें करते क्या है, परकशन हैमर को काम में लेके अलग अलग जगह पे, जिनमें हमारे हैंड के अंदर होता है, यहाँ पे स्टिमुलेशन देते हैं, रिस्ट रिफ्लेक्स देखते हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स जर्क देखते हैं, नी जर्क देखते हैं, और एंकल जर्क देखते हैं। ऐसे 4 तरह के रिफ्लेक्स होते हैं इसके अंदर। इसमें रिफ्लेक्स नॉर्मल होता है, रिफ्लेक्स हाइपर होता है, रिफ्लेक्स हाइपो होता है, ऐसे होता है। मतलब जब हम डीटीआर चेक करते हैं तो इसमें बेसिकली डीप टेंडन को स्टिमुलेट करते हैं, मसल का मूवमेंट होता है, और चेकिंग नर्व की होती है, स्पाइनल नर्व की, और अल्टीमेटली डायग्नोसिस स्पाइनल कॉर्ड का बनता है। तो जैसे मान लो हमने पढ़ा था कि ये आर्च ऑफ स्पाइन रिफ्लेक्स है, ऐसा हमने पढ़ा था इसको, और इसमें आपका एक वायर निकलता है, आता है सेंसरी, और यहां से एक वायर जाता है मोटार, और ये आपकी मसल है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेंडन होता है मसल के पास में, हमने टेंडन क्या होता है, टेंडन होता है बोन को मसल से जोड़ने वाला, हड्डी को मसल से जोड़ता है, उसको बोलते हैं टेंडन। हम टेंडन को स्टिमुलेट करते हैं, तो कौन स्टिमुलेट होती है, मसल, मसल के अटैच वायर से सेंसरी मैसेज जाता है, इंटर न्यूरॉन काम करता है, मोटर आता है, और मसल में एक मूवमेंट कराता है, मसल में एक मूवमेंट होता है। तो वेन एवर यू गिव द एनी जो है स्टिमुलस टू द टेंडन, मसल में क्या होगा, एक मूवमेंट होगा, एक जर्क आएगा, एक हल्का मूवमेंट होगा। हल्का मूवमेंट इंडिकेट करता है कि मसल इज वर्किंग नॉर्मल, नॉट इवन मसल, नर्व इज वर्किंग नॉर्मल, स्पाइनल कॉर्ड इज वर्किंग नॉर्मल, एंड रिएक्शन इज नॉर्मल। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है। जब नॉर्मल रिएक्शन आता है तो इसको +2 में देते हैं, +2 ये नंबर है। +2 का मतलब होता है रिएक्टिंग नॉर्मली, मसल रिएक्टिंग नॉर्मली। हमने दिया, मसल ने मूव तो किया लेकिन बहुत हल्का मूवमेंट था, इसका मतलब मसल इज रिएक्टिंग स्लाइट लेस, कम रिएक्ट कर रही है मसल। हमने किया, मसल में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब मसल इज नॉट रिएक्टिंग। तो या तो कर रही है तब तो है +2, कम कर रही है तो हाइपोटोनिक, और कर ही नहीं रही तो एटोनिक।
अगर मसल ए टॉनिक है तो फ्लैसिड पैरालिसिस है। फ्लैसिड हमने पढ़ा था, ए टॉनिक ए रिफ्लेक्सिक, कोई रिफ्लेक्स नहीं है, कोई टोन नहीं है। हाइपो रिफ्लेक्सिक है तो थोड़ा कमजोर हुआ है रिफ्लेक्स, इसका मतलब थोड़ी कमजोरी है, वीकनेस है, पैरासिस है। और +2 है तो नॉर्मल है। अगर +3 है तो थोड़ा हाइपर रिएक्ट कर रही है मसल, हमने मारा नॉर्मल मूवमेंट की तरह ज्यादा मूवमेंट किया। और +4 आ रहा है तो वहां पे एग्जागरेटेड मूवमेंट है। एग्जागरेटेड मतलब हमने मारा और ऐसे कर रही है, पता ना, टच किया और ऐसे। एक तो होता है आपने कुत्ते को छेड़ा, कुत्ता लेटा हुआ है, छेड़ा तो उसने वो ऐसे हिला, थोड़ा गया आपने या ऊ किया, ऐसे किया, ठीक है। आपने मारा तो थोड़ा सा किया ऊ, तो हाइपो है कुत्ता। एक कुत्ते को मारा तो रिएक्शन ही नहीं दिया, कोई ऊन कोई यहाँ कुछ नहीं आई तो कुछ नहीं हुआ। एक मारा तो कुत्ते ने जोर से किया हाँ, एक मारा तो दैट इज +4। समझ रहे हो भाई, ये कुत्ता बैठा है, मान लो आप उसको दे रहे हो तो रिएक्शन होते हैं ना कुत्ते के। एक आपने मारा, कुछ भी मारा या कुछ भी छेड़ा तो नॉर्मल रिएक्शन दिया उस कुत्ते ने कि वो ऐसे भाग गया या थोड़ा ऐसा कर दिया। एक मारा तो हल्का हिला, वो उठ ही नहीं पाया बेचारा, थोड़ा कमजोर है। एक कोई रिएक्शन नहीं दिया। एक आपने मारा तो जोर से बांग लगा के भागा। और एक ऐसा आपने टच ही किया था, आपने कहा मैंने तो सिर्फ हेलो किया था इसको, हेलो किया वो आपके ऊपर ही चढ़ गया और आपको जगह जगह से काट गया वो। दैट इज नॉन एज वेरी एग्जैगरेटेड कुत्ता। वो क्या है, बहुत ज्यादा एग्जैगरेटेड है। अब वो तो पहले से छिड़ा हुआ था, ऐसा कुछ था, लेकिन आपकी मसल इतनी कहां से छिड़ी भाई, इसका मतलब आपका दिमाग छिड़ा हुआ है। एग्जैगरेटेड रिफ्लेक्स किसको इंडिकेट करता है, स्पास्टिक पैरालिसिस को। खोपड़ा गड़बड़ हो गया है आपका। जब दिमाग गड़बड़ होता है ना, हाइपर एक्टिव होता है ना, उस समय ये रिफ्लेक्सेस कैसे होते हैं। तो दो फाइंडिंग आती है यहां पे। अगर ये एग्जैगरेटेड रेस्पॉन्स हो तब तो ब्रेन गड़बड़ है, अपर मोटर न्यूरॉन गड़बड़ हो जाते हैं, सेरिब्रल पाल्सी बीमारी है जिसमें स्पास्टिसिटी होती है। और अगर ये प्रॉब्लम है ना तो ये बताती है कि स्पाइनल कॉर्ड गई, दो ऑर्गन दिया है सेंटर में, तो अगर यहां गया तो कौन गई, स्पाइनल कॉर्ड। और यहां है तो कौन गया, ब्रेन, ब्रेन को गड़बड़ हुआ है। और ये है तो दोनों ही सही है। +2 मतलब बहुत आर गुड, ब्रेन इज गुड एंड स्पाइनल कॉर्ड इज गुड, +2 बढ़िया हो गया। और +3 +4 है तो ठाकुर की हो, और +1 और 0 है तो पूछ गई ठाकुर की। अब ठाकुर जाओ पूछ जाओ, दोनों में प्रॉब्लम है, दोनों में दिक्कत है। ये दोनों डायग्नोस्टिक पर्पस से काम में लेते हैं। अपर मोटर न्यूरॉन गड़बड़ है या लोअर मोटर न्यूरॉन, चेक क्या कर रहे हो, रिफ्लेक्सेज। यूज क्या करोगे, हैमर। अब होती है नर्व रूट कि ये जो स्टिमुलेशन देता है तो कौन सी नर्व का है, कहाँ, कहीं पे भी दे दें क्या, नहीं, हर एक नर्व के पास में औकात नहीं है सही से चेक करने की। तो पर्टिकुलर नर्व में पर्टिकुलर रूट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो देते कहाँ है और फिर इसका रेस्पॉन्स क्या है। तो याद रखना, इसमें पहले तो ये लिख दो रेस्पॉन्स और फिर कहां पे देते हैं, नर्व रूट कौन सी है। रेस्पॉन्स देखो, रेस्पॉन्स पहले तो है क्यों यूज करते हैं। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू असेस दी functioning of सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें कौन आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अगर आपको दोनों में से कोई एक चूज करने का बोले तो ब्रेन के लिए और भी फंक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड का यही टेस्ट है। तो दोनों में से एक पूछे तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, स्पेशली फॉर स्पाइनल कॉर्ड। डीप ब्रेन रिफ्लेक्सेस इज डेडिकेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन में गड़बड़ होगा तो स्पास्टिसिटी आएगी, स्पाइनल कॉर्ड में गड़बड़ होगा तो फ्लैसिडिटी आएगी, सिंपल। सो दिस टेस्ट इज यूज्ड टू असेस द फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। टेस्ट इज कैरिड आउट by stimulating deep tendon with the help of percussion hammer, hatodi, percussion hammer, and response is assessed
this test is carried out by stimulating deep tendon with the help of percussion hammer and response is assessed. टेस्ट कैरिड आउट करते हैं बाय स्टिमुलेटिंग डीप टेंडन विद द हेल्प ऑफ परकशन हैमर एंड रेस्पॉन्स इज असेस्ड. परकशन हैमर से स्टिमुलेट करके रेस्पॉन्स को असेस करते हैं. परकशन हैमर को यूज करके रेस्पॉन्स को असेस करते हैं. अब जब परकशन हैमर, एक यहां पे और इंपॉर्टेंट बात है, परकशन हैमर कभी आपने देखा हो तो उसमें एक हिस्सा जो होता है परकशन हैमर जो होता है, एक तो गोल भी आते हैं, एक ऐसा भी आता है. आता कि नहीं आता है? डंडी वाला, ऐसे झंडे जैसा होता है ना, एक साइड से तीखा होता है, एक साइड से ये होता है, और ऐसे डंडी जैसा होता है. एक गोल भी होता है ना. तो ये जो डंडी वाला होता है, इससे आप मारते हो तो किधर से मारना होता है, इधर से या इधर से. ये होता है नुकीला हिस्सा, और ये होता है ब्लंट. मतलब मारना कहां से होता है, ये वाला जो जगह है, ये वाला. आपको हमेशा यही लगेगा जो एग्जाम में गलत है, इससे कभी भी नहीं मारना होता है, इससे मारना होता है. समझ रहे बात को? ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि हमें यही लगता है कि यही है मारने के लिए, इसलिए तो तीखा है. समझ रहे बात को? ये तीखा क्यों है ये भी नहीं पता अभी तक हमें, कि उसको एक नुकीला और एक ब्लंट क्यों है. ब्लंट साइड शुड बी यूज्ड, नेवर यूज द शार्प साइड. ये जो तीखा पार्ट है वो यूज नहीं करते हैं, ब्लंट साइड यूज करते हैं मारने के लिए, है कि नहीं है. तो दिस साइड इज यूज फॉर स्टिमुलेशन. ठीक है. मार जो होती है, जहां पे भी आप मार रहे हो, उस पर्टिकुलर जगह को सपोर्ट देना होता है दूसरे हाथ से. जैसे मैं नी जर्क चेक कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि मरीज को बोला घुटना लटकाओ और मार रहे हैं तो घुटना पीछे हो जाएगा, तो जर्क कैसे देखोगे. तो वन हैंड शुड बी सपोर्ट एंड डेंगल इट, एंड उसके बाद में यहां पे मारो, तो आपको यहां पे रिफ्लेक्स दिखेगा. एक दूसरे हाथ से उसको सपोर्ट देना होता है, फिर मारना होता है. आपकी जो मार होती है वो मार एकदम क्विक होनी चाहिए. कैसे होनी चाहिए? क्विक. क्विक मतलब ऐसे नहीं कि हाँ हाँ मार रहे हैं, रुको रुको, ये मार दिया, इससे क्या याद आएगा तुम्हारे. मार कैसी होनी चाहिए? क्विक, लेकिन धीरे मार होनी चाहिए. क्विक और धीरे का मतलब, क्विक का मतलब क्विक होनी चाहिए, और धीरे का मतलब क्या है कि मार, जब आप मार रहे हो तो ऐसे नहीं मारना है कि घुटना हाथ में आ जाए, कि बोले कि डीप टर्न रिफ्लेक्स है, तो मरीज का घुटना हाथ में आ जाएगा पीछे से. ऐसे नहीं करना है. तो मार कैसी होनी चाहिए? क्विक. और मार कैसी होनी चाहिए? धीरे. दो बातें. एक हो ना धीरे बोलो और धीरे धीरे बोलो, दो वर्ड होते हैं ना. इसका क्या मतलब होता है? देखो, यू हर्ड द वर्ड धीरे बोलो, धीरे धीरे बोलो. आप कहोगे दोनों का एक ही मतलब है. एक होता है धीरे बोलो और एक होता है धीरे धीरे बोलो, है कि नहीं है. तो दो धीरे है, धीरे बोलो और धीरे धीरे बोलो. मतलब धीरे बोलो का मतलब क्या होता है? आवाज नीचे. और धीरे धीरे बोलो का मतलब क्या होता है? वर्ड धीरे धीरे होने चाहिए. धीरे बोलो मतलब पिच ज्यादा नहीं, कि आपका नाम क्या है ऐसे. और धीरे धीरे का मतलब आपका नाम क्या है ऐसे. अरे आपका नाम क्या है, समझ नहीं आया. आपका नाम क्या है, तो ये आपका नाम क्या है, ये तो जोर से बोला आदमी. ये तेज बोला एकदम, मतलब स्पीड और पिच. वैसे ही यहां पे मारना मतलब क्विक मारना, लेकिन धीरे मारना मतलब टांग टूट ना जाए. दोनों बातें याद रखनी होती है, तब आपका रिफ्लेक्स सही आएगा. अगर प्रेजेंटेशन ही सही नहीं होगा तो रिजल्ट सही नहीं आएगा ना भाई. आप असेस कैसे करोगे? तो आपका जो हिस्सा है वो हिस्सा कौन सा यूज करते हैं आप? ब्लंट, है ना, ये वाला. और मार कैसी होनी चाहिए? क्विक. और मारना कैसे है? धीरे. फिर आपका रेस्पॉन्स आएगा. जब आपका रेस्पॉन्स आया तो हमने बोला परकशन हैमर यूज करते हैं, रेस्पॉन्स असेस करते हैं. जब आपका रेस्पॉन्स आया तो कैसा रेस्पॉन्स आएगा? ये रिजल्ट है आपका. नॉर्मल क्या होता है? +2. एक क्या आ सकता है? +1 और 0, है ना. एक क्या आ सकता है? +3 और +4. और एक क्या आ सकता है? +1 और 0. तो मैंने बोला अगर आपका +2 आता है तो ये नॉर्मल है. और मैंने बोला एक क्या आ जाएगा आपका? हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक या हाइपो रिफ्लेक्सिक. और एक क्या आ सकता है आपका? एटोनिक. या क्या हो सकता है?
ए रिफ्लेक्सिक, या आपका क्या हो सकता है, हाइपरटोनिक, हाइपर रिफ्लेक्सिक, या आपका क्या हो सकता है, एग्जागरेटेड, एग्जागरेटेड। याद रखना यहां पे क्या होता है, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल। ये +2 क्या होता है, नॉर्मल। लेस होना क्या कहलाता है, हाइपोटोनिक हाइपर रिफ्लेक्सिक, एटोनिक ए रिफ्लेक्सिक। ज्यादा होना क्या कहलाता है, हाइपोटोनिक हाइपर रिफ्लेक्सिक, और क्या होता है, एग्जागरेटेड, डीटीआरस। हाइपोटोनिक हाइपर रिफ्लेक्सिक, एग्जागरेटेड। घुटना हाथ में कैसे आएगा भाई, घुट अरे लाले, घुटना नीचे ही होता है, अब घुटने को मैं ऊंचा कैसे कर सकता हूँ, तो ये थोड़ा कैमरे में दिखना मुश्किल है। घुटना हाथ में नहीं आ सकता और घुटने को हाथ में नहीं मार सकते, ये तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि नहीं है। तो ये थोड़ा है, अब इतना ऊंचा घुटना आता नहीं है मेरा, इतना ही है, इससे ऊंचा थोड़ी आता है, कैमरा है ना। तो कोई बात नहीं, आप समझने का कोशिश करना। तो ए टोनिक ए रिफ्लेक्सिक है 0, हाइपोटोनिक हाइपो रिफ्लेक्सिक है +1, और +2 कौन सा होगा, है नॉर्मल। और हाइपर, अब देखो अगर हाइपर है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पास्टिसिटी, स्पास्टिसिटी, ये भी नॉर्मल नहीं है, स्पास्टिसिटी है, इसको हम बोलते हैं स्पास्टिक पैरालिसिस। स्पास्टिक, ये भी एक तरह का पैरालिसिस है, और ये कौन सा पैरालिसिस है, स्पास्टिक पैरालिसिस। और अगर आपका नीचे वाला ये एरिया है तो इसको बोलते हैं फ्लैसिडिटी, फ्लैसिडिटी, या इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लैसिड पैरालिसिस, फ्लैसिड पैरालिसिस। फ्लैसिडिटी बोल दो, वो तो है स्पास्टिसिटी, ये क्या है, फ्लैसिडिटी। या इसको पैरालिसिस के रूप में बोले तो क्या होगा, फ्लैसिड पैरालिसिस, इसको हम बोलते हैं फ्लैसिड पैरालिसिस। तो एग्जागरेटेड, हाइपरटोनिक हाइपर रिफ्लेक्सिक, स्पास्टिसिटी और फ्लैसिडिटी, फ्लैसिड पैरालिसिस, हाइपोटोनिक हाइपर रिफ्लेक्सिक, एटोनिक या ए रिफ्लेक्सिक। क्लियर हो गया। तो ये सारा का सारा डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है। अब इसका एक नर्व रूट रहता है, वो क्या होता है, और बाकी का जो है 10 मिनट के ब्रेक के बाद पढ़ेंगे। इसमें कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, या कुछ ज़्यादा समझ में आ गया हो, यू कैन आस्क एनी डाउट। नो डाउट, थैंक यू।